Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज हम करने वाले हैं कंपोनेंट। तो हमने कर लिए थे सारे, हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा आज की क्लास में, थोड़ा रिवीजन भी आपका हो जाएगा और साथ में ही सारी चीजें हम यहाँ पर करेंगे। किसी को ये चीज रहता है कि एक वीडियो किसी ने देख लिया तो दूसरे वीडियो आपको दूसरा नहीं मिल पाता है किसी वजह से। ऐसे भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि कईयों को एक वीडियो मिलता है दूसरा नहीं मिलता है। तो मैंने सभी वीडियो जो है वो एक प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई हुई है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ही नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। वहां पर आप सारे ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। किसी को नहीं मिल पा रही है किसी वजह से कोई वीडियो, तो उनके लिए यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये वीडियो उनके लिए है जो एक साथ में बिना किसी इंटरप्शन के देखना चाहते हैं। लंबी हो सकती है ये वाली क्लास, लेकिन यहाँ पर सारी ही चीजें एक साथ इकट्ठे आपको मिल जाएगी। तो जिन लोगों को एक साथ में ही सारी चीजें पढ़नी हो तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए ये यूजफुल हो सकती है। और जिन लोगों को अलग अलग से देखनी है तो वो अलग अलग से भी देख सकते हैं। सारी चीजें अलग से भी मैंने एक्सप्लेन करके अलग से वीडियो उसका डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगी वीडियोस। तो आज हम इसके करेंगे, कंपोनेंट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जिसमें स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन आते हैं। तो स्ट्रेंथ हम करेंगे सबसे पहले। स्ट्रेंथ हमारी क्या होती है बेसिकली, अगर आमतौर पर आम भाषा में अगर हम बोले तो स्ट्रेंथ हम किसको मानते हैं? अगर कोई बहुत भारी वस्तु को या भारी चीज को उठाता है तो हम ये बोलते हैं कि उसमें कितनी ज्यादा पावर है या कितनी ज्यादा स्ट्रांग वो है कि इतना भारी चीज को वो उठा पा रहा है। तो हमारी क्या है, स्ट्रेंथ होती है। यानी हमारी मसल कितनी ताकत उसमें है कि वो किसी चीज को उठा सकती है। अगर स्पोर्ट्स में हम बात करें तो किसी चीज को उठाना या पुश करना, ठीक है, खींचना, धक्का देना या सीटना, ये सारी चीजें हमारी स्ट्रेंथ ही होती है। ठीक है, ये हमारी एबिलिटी होती है मसल की। मसल में अगर इतनी शक्ति है, कोई चीज को हम उठा पा रहे हैं, भारी चीज है उसको उठा पा रहे हैं, या किसी भारी चीज को खींच रहे हैं, या फिर किसी भारी चीज को धक्का दे रहे हैं, तो वो हमारी शक्ति होती है, मसल की स्ट्रेंथ होती है। तो एथलेटिक्स के अंदर भी हमने देखा है कि जैसे कोई शॉर्ट पुट को फेंक रहा है, ठीक है, शॉर्ट को कोई अगर फेंक रहा है तो वहां पर भी क्या है, थ्रो हो रहा है, वेट क्या हो रहा है, थ्रो हो रहा है। तो वो भी खिलाड़ी की क्या है, शक्ति पर ही डिपेंड करता है, कितनी उसकी मसल में ताकत है कि कितनी दूर वो उस शॉर्ट पुट को फेंक रहा है। जैसे डिस्कस थ्रो कर रहा है या कोई हाई जंप कर रहा है तो हाई जंप में भी उसकी पाँव की ताकत, मसल की शक्ति यहाँ पर देखी जा सकती है। ठीक है, हाई जंप में क्या है, अपनी जमीन के अगेंस्ट यहाँ पर वो जंप करता है, ठीक है, जमीन पर ताकत लगाता है और फिर ऊपर की तरफ को उछलता है। तो ये भी क्या है, शक्ति ही मानते हैं हम इसको भी। और कोई चीज को बहुत जोर से अगर मारता है एथलीट, ठीक है, हिट करता है, क्रिकेट के अंदर बॉल को अगर खिलाड़ी जोर से हिट करता है तो वहां पे भी कई बार ताकत ज्यादा मायने रखती है। हालांकि यहाँ पर बॉल की गति वगैरह भी देखी जाती है, लेकिन कोई हिट कर रहा है, जोर से मार रहा है धीमी गति की बॉल को भी, या दूसरी बॉक्सिंग वगैरह में भी हमारी स्ट्रेंथ है मसल की, वो काम आती है। तो इससे बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो किसी चीज, भारी चीज को उठाने की मसल की जो शक्ति होती है, या किसी चीज, भारी चीज को धक्का देने की या खींचने की, थ्रो करने की, जंप करने की, हमारी मसल की जो ताकत होती है वही क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है हमारी। तो यहाँ पर अगेन वही एग्जाम्पल के तौर पे वेट लिफ्टर को आप ले सकते हैं कि भारी वेट जो है वेट लिफ्टर उठा रहा है। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ की ही जरूरत पड़ेगी वेट लिफ्टिंग के लिए। और फुटबॉलर कोई है तो फुटबॉलर को टैकल करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए भी स्ट्रेंथ की ही जरूरत रहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया है। स्ट्रेंथ में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब यहाँ पर,
क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होगी हमारी कि किसी चीज को उठाने की क्षमता, हमारी मसल की जो ताकत है वही क्या है, स्ट्रेंथ है हमारी। उसके बाद देखिए कितने तरह की ये होती है, कितने टाइप की हमारी स्ट्रेंथ होती है। 3 तरह की ये होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को आगे डिवाइड किया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। जैसे अधिकतम शक्ति होती है, एक होती है विस्फोटक शक्ति, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। फिर है शक्ति सहन शक्ति, स्ट्रेंथ इंडोरेंस, या फिर शक्ति सहनशीलता बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ इंडोरेंस। तो ये 3 तरह की होती है, इनको वन बाय वन हम समझेंगे। अब सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति जब मसल हमारी लगाती है एक ही बारी में, एक ही प्रयास में, जो पूरी ताकत जो मसल की होती है, मसल की वो क्षमता रहती है, वो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई वेट लिफ्टर है, वो वेट लिफ्टर को आपने देखा होगा कि वेट लिफ्टर क्या करता है कि एक बार में ही वेट को कैसे पूरा ऊपर उठा लेता है अपने शोल्डर तक, फिर अपने सिर के ऊपर, और कई बार में सीधा ही ऊपर पूरा वेट जो है वो उठा लेता है। तो यहाँ पर वेट लिफ्टर की हमारी कौन सी मसल में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो यूज हो रही है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज अ ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ फोर्स योर मसल कैन प्रोड्यूस इन सिंगल एफर्ट। एक ही प्रयास में ज्यादा से ज्यादा शक्ति जो है हमारी मांसपेशियां जब उत्पन्न कर लेती है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ या अधिकतम शक्ति हो जाएगी। और वेट लिफ्टिंग के अलावा जैसे रेसलिंग वगैरह कोई करते हैं, तो इसमें अपने जो प्रतिद्वंदी है, ओपोनेंट होता है, उसको कई बार अपने हाथों से उठाकर वो जमीन पर पटक देता है या फिर धक्का दे देता है। ठीक है, ये भी हमारी क्या है, इसमें यहाँ पर भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ मसल की लग रही है। तो रेसलिंग में चाहिए, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, ऐसे खेलों में जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ की जरूरत खिलाड़ी को पड़ती है। फिर है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या विस्फोटक शक्ति जिसको बोलते हैं। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या हो गई कि यहाँ पर जब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा शक्ति मसल लगा रही है, ठीक है, मसल की वो क्षमता जो कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा, अब यहाँ पर कम समय जुड़ गया है, इसीलिए ये क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गई। जैसे अब स्प्रिंट रेस से करते हैं, तो स्प्रिंट रेसों में क्या है, जैसे स्प्रिंट रेस से 100 मीटर वगैरह रेस से जो रहती है, शॉर्ट डिस्टेंस की जो रेस होती है, वहां पर डिस्टेंस क्या है, कम है हमारे पास। तो स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छा और फास्ट होना चाहिए, एकदम फास्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, बहुत ही जो है वो विस्फोटक शक्ति की जरूरत होती है, क्योंकि हमने क्या करना है, बहुत कम समय में छोटी रेसों को सबसे पहले जाकर दौड़ना है, कम समय में हमें सबसे पहले वहां पर पहुंचना है। इसलिए स्टार्टिंग के टाइम पर क्या है, ब्लॉक को पीछे धकेलते हुए आगे की तरफ को जब स्टार्ट लेता है खिलाड़ी, तो वहां पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है मसल की लगती है। उसी तरीके से जैसे हाई जंप करते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, तो वहां पर भी हमारी विस्फोटक शक्ति लगती है, क्योंकि हमने एकदम से कम समय में ज्यादा दूरी तक दौड़ना है, चलना है, तो वहां पर क्या लगेगी, हमारी विस्फोटक शक्ति लगेंगी। थ्रोइंग इवेंट में देखा होगा कि वहां पर भी हमारा विस्फोटक शक्ति यूज होती है। तो स्प्रिंटिंग का एग्जाम्पल जो है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के लिए। आगे है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहाँ पर काम आती है, जैसे लंबी दूरी की जो रेसें होती है, शक्ति सहनशीलता वह क्षमता होती है जिसमें आप अपनी मांसपेशियों को लंबे समय तक बार बार प्रयोग कर सकते हैं बिना थके हुए। तो बार बार हमारी मसल जो है वो काम कर रही है, रिपीट में काम कर रही है और बिना थके हुए कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटी कौन सी हमारी हो गई, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग हो गई, साइकिलिंग है, रोइंग है, ठीक है। जैसे कोई नौका चला रहा है, तो उन नौका चलाते हुए भी क्या है, हमारी मसल बार बार एक ही मूवमेंट कर रही है। साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करते हुए भी पाँव हमारी क्या है, पाँव की मसल एक ही मूवमेंट को बार बार कर रही है और बिना थके हुए लंबी दूरी तक कोई साइकिलिंग कर रहा है, तो उसकी वहां पर क्या लग रही है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस जो है वो मसल के अंदर होनी चाहिए। और लॉन्ग डिस्टेंस की रेसें होती हैं, वहां पर भी
लंबी दूरी तक दौड़ना होता है, मसल हमारी बार बार से ही जो है वो रिपीट होती है, मसल हमारी थकती भी है और फिर रिकवर करती है अपने आप में। तो ये क्षमता होती है कौन सी, स्ट्रेंथ इंडोरेंस अगर किसी में है तो वो लंबी दूरी की रेसें बहुत अच्छे से कर सकता है। और एक एग्जाम्पल है जैसे स्विमर का, स्विमिंग कोई करता है और लंबे दूरी तक वो अपने स्ट्रोक को मेंटेन करके रखता है, तो ये भी क्या है, स्ट्रेंथ इंडोरेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आगे है मेथड। मेथड क्या होते हैं स्ट्रेंथ के, और स्ट्रेंथ के तीन मेथड है, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकेनेटिक। तो ये तीन तरह के मेथड होते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होता है। ये एक तरह से कांस्टेंट, इसमें जॉइंट के पास कोई भी गति नहीं होगी, जॉइंट हमारे स्ट्रेट रहेंगे। तो आइसोमेट्रिक के अंदर जो है मसल है वो मूव नहीं करेगी, मसल विदाउट मूविंग द जॉइंट, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी लेकिन जॉइंट के पास से मूव नहीं होगी। आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल विदाउट मूविंग द जॉइंट। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण में आपकी मांसपेशियां संकुचित तो होंगी लेकिन जोड़ को हिलाया नहीं जाता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि दीवार को अगर आप धक्का दे रहे हो, ठीक है, खड़े हो जाएंगे और दीवार पे हाथ लगा के दीवार को पुश करने की कोशिश अगर करेंगे तो हाथ स्ट्रेट रहेंगे और दीवार को पुश करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें क्या है, जॉइंट को हिलाया नहीं जाएगा लेकिन जो है वो मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मसल पे दबाव पड़ता है लेकिन जो है जॉइंट हमारे मूव नहीं करते हैं। फिर इस प्रकार का जो प्रशिक्षण होता है इसमें जो मांसपेशियां काम करती हैं लेकिन उसकी लंबाई ना तो घटती है ना बढ़ती है, बदलती नहीं है। कोई इसमें देखने में अगर हम ये देखें कि कोई पर्सन है वो दीवार पे हाथ रख के आगे पुश कर रहा है या कोई भारी चीज है उसको पुश कर रहा है या खींच रहा है, तो वहां पर हमें दिखाई दे रहा है साफ कि हमारी मसल जो है वो हाथ हमारे नहीं मुड़ रहे हैं। तो यानी कि मसल जो है वो ना उसकी लंबाई घट रही है ना बढ़ रही है, लेकिन इसमें मांसपेशियों पर जो है वो दबाव पड़ता है। और ये जो आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ है इससे स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है वो बनाने में ये हेल्प होता है और किसी पोजीशन को होल्ड करने में भी हेल्प करता है किसी भी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, ठीक है। कोई अगर आपको धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है खेल में, तो वहां पर आप उस चीज को, अपनी पोजीशन को स्ट्रेट होकर मेंटेन करने की आप में शक्ति बढ़ती है, तो इस चीज के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। हाँ, इसके बाद एग्जाम्पल अगेन मैंने वही बोला कि पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार को धक्का देना या कोई प्लैंक पोज को बनाए रखना, प्लैंक पोजीशन में बने रखना, प्लैंक आपको पता है, प्लैंक पोजीशन में बनाए रखना या पुशिंग अगेंस्ट द वॉल, तो ये हमारे बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोमेट्रिक के। और इसके बेनिफिट क्या होते हैं कि इसमें जो मांसपेशियां है उसमें सहनशीलता बढ़ती है, इंडोरेंस मसल की बढ़ती है और जो जोड़ है वो भी स्टेबलाइज हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और रिहैबिलिटेशन में हेल्प मिलती है। और अक्सर ये रिहैबिलिटेशन के लिए ही यूज होते हैं और जो मसल है वो बिना मसल पे जोड़ों पे बिना दबाव डाले जो है मांसपेशियां मजबूत बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है, इसमें मसल की लेंथ घटती भी है और बढ़ती भी है, दो तरह के ये होते हैं। तो आइसोटोनिक प्रशिक्षण में मांसपेशियों में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, संकुचन होगा, वो तो होगा लेकिन यहाँ पर क्या है, जोड़ों को पूरी गति से यहाँ पर हिलाते हैं, जो हमारे जोड़ है वो फुल रेंज में यहाँ पर मुड़ते हैं। एक बार में जो है वो जोड़ों के पास की जो लंबाई है, मसल की जो लेंथ है वो कम होती है और मसल की लेंथ बढ़ती भी है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे डंबल को अगर आप डंबल एक्सरसाइज कर रहे हैं, पहले डंबल को उठाया और कंधे की तरफ अगर ले जाते हैं तो क्या है, मसल की लेंथ हमारी कम हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं हम, कंसेंट्रिक आइसोटोनिक। और दो इसमें फेज रहते हैं, एक होता है कंसेंट्रिक, दूसरा है एक्सेंट्रिक।
तो एक्सेंट्रिक क्या हो गया, मसल की लेंथ जहां पर बढ़ रही है। तो आइसोटोनिक के दो पार्ट है, कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक। तो कंसेंट्रिक में जहां मसल की लेंथ छोटी हो रही है, एक्सेंट्रिक में जहां मसल की लेंथ लंबी हो रही है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर होती हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वेट लिफ्टिंग वगैरह में भी यूज होता है इस तरह की ट्रेनिंग। और इसका जो एग्जांपल अभी मैंने बोला, जैसे डंबल को उठा रहे हैं, ठीक है, और डंबल को वापस नीचे कर रहे हैं, तो ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है आइसोटोनिक का। तो ऊपर जब उठा रहे हैं तो उसको कंसेंट्रिक बोलेंगे, और वापस नीचे कर रहे हैं तो एक्सेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है, बाइसेप कर्ल के दौरान जब हम ऐसा करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, जो ओवरऑल मसल की स्ट्रेंथ है, कोऑर्डिनेशन है, वो इम्प्रूव होगा, मसल में सहनशीलता बढ़ेगी, और इसमें जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है और उसके लिए भी, उसको बनाने के लिए इफेक्टिव ये होता है। तो ये हमारे इसके क्या है, कुछ एक फायदे होते हैं। तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक क्लियर है यहाँ तक सबको। आइसोमेट्रिक क्या है, जहां पर मसल की लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, जोड़ जो है वो स्ट्रेट रहेंगे, और एक तरह से स्थिर ये होता है, जैसे दीवार को धक्का देना। आइसोटोनिक में क्या है, जैसे डंबल को उठाया, नीचे किया, तो मसल हमारी एक बार में हमारा ऊपर हाथ आ रहा है, एक बार में नीचे आ रहा है, तो इसमें पूरा जो है जोड़ हमारे स्ट्रेच हो रहे हैं। तो इस तरह ये क्या हो गया, आइसोटोनिक हो गया। फिर नेक्स्ट है आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ के अंदर क्या होगा कि जहां पर मसल जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, रिलैक्स होगी, एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, ठीक है, एक स्पीड जो है वो कंट्रोल रहेगी, एक ही स्पीड के ऊपर जो है मसल हमारी रिपीट में यहाँ पर काम करेगी। एक बार में मसल की लेंथ घटेगी बढ़ेगी, घटेगी बढ़ेगी, इस तरीके से इसमें होगा। आगे हम इसको और अच्छे समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर बोलूं, जो इक्विपमेंट के द्वारा किया जाता है, साइकिलिंग का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो साइकिलिंग के अंदर क्या रहेगा, मसल हमारी देखिए रिपीट में काम कर रही है, स्पीड हमारी कंट्रोल इसमें रहती है। और एक अच्छा एग्जाम्पल ट्रेडमिल का देखें तो वहां पर स्पीड क्या है, मूवमेंट की कंट्रोल होती है। स्पीड को अगर आप वहां पे कंट्रोल कर दो और बार बार हमारी रिपीट में वही मूवमेंट हो रही है, मसल की जो है हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक कांस्टेंट स्पीड के, एक समान गति पर जो है मसल हमारी सिकुड़ रही है, उसको बोलेंगे आइसोकाइनेटिक स्ट्रेंथ। और तो एग्जाम्पल देखिए, यूजिंग द आइसोकाइनेटिक मशीन दैट कंट्रोल द स्पीड ऑफ अ लेग प्रेस और आर्म एक्सटेंशन। ठीक है, लेग प्रेस है, आर्म एक्सटेंशन है, इस तरह की एक्सरसाइज भी है, और स्पीड जहाँ पे कंट्रोल रहती है मशीनों के द्वारा जो है किया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें तो ये हमारा जो नियंत्रित वातावरण में एक कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट यानी हमारी स्पीड है, मूवमेंट है, पूरा कंट्रोल इसमें रहेगी। तो और हम अपना जो है मैक्सिमम एफर्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो क्योंकि हमें पता है कि हमारी स्पीड कंट्रोल है, अपना मैक्सिमम एफर्ट हम यहाँ पर लगाते हैं। और इसके अलावा जो चोटें लगती है, ठीक है, चोटों से उबरने में ये उपयोगी होता है, और मांसपेशियों के विकास को भी ये सुनिश्चित करता है, मांसपेशियों का विकास करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो है स्ट्रेंथ जो है कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट हमारा स्ट्रेंथ वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने मेथड इसके कर लिए, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, और हमने इसके टाइप कर लिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंडोरेंस, और उसकी डेफिनेशन। तो इतनी ही चीजें जो इम्पोर्टेंट है वही हम करेंगे, ज्यादा भी डीप जाने की जरूरत नहीं है। तो यही चीजें यहाँ पर हमने कर ली है कंप्लीट। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंड्योरेंस। तो इंडोरेंस क्या होता है, इसको सहन शक्ति या सहनशीलता भी बोलते हैं। तो इंडोरेंस ऐसी एबिलिटी होती है जो कि बिना थके हुए लंबे समय तक काम करने की हमारी क्षमता होती है बॉडी के अंदर, उसी को क्या बोलेंगे, इंडोरेंस। तो सहन शक्ति वह क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना थके हुए काम कर सकता है, उसको बोलते हैं सहन शक्ति या इंडोरेंस। तो ये क्लियर है यहाँ पर डेफिनेशन।
और इसको हम समझेंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले तो जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग है, या स्विमिंग अगर लंबे समय तक कोई कर रहा है, तो उसका मतलब है उस खिलाड़ी को क्या चाहिए, इंडोरेंस चाहिए बॉडी में। तो किसी खिलाड़ी के अंदर अगर लंबे समय तक साइकिलिंग करने की क्षमता है, स्विमिंग करने की क्षमता है, या दौड़ने की क्षमता है, तो उसको हम बोलेंगे कि उस खिलाड़ी के अंदर क्या है, इंड्योरेंस है, ऐसी एबिलिटी है जिससे वो बिना थके हुए इन सब चीजों को, अपना काम वो कर पा रहा है, वो होता है इंडोरेंस। और इंडोरेंस जो होती है वो मैराथन रेस से होती है, या लॉन्ग डिस्टेंस की जो भी रनिंग होती है, मैराथन होती है, स्विमिंग होती है, साइकिलिंग होती है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस इंडोरेंस जो कैपेसिटी होती है, उसी की वजह से वो अपनी एनर्जी को, एथलीट जो है वो मेंटेन कर पाता है, और अपनी परफॉर्मेंस को वो लंबे समय तक बनाए रखता है, खेल में बना रहता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर या और ज़्यादा आसान भाषा में समझाने की कोशिश अगर करूं, तो मैं ये बोल सकती हूँ, मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, अपने शुरुआती दिनों में वो किसी ग्राउंड का एक चक्कर भी ठीक तरीके से नहीं लगा पाता था, ठीक है, वो पहले ही थक जाता था और लंबा समय लगाता था एक ग्राउंड का चक्कर लगाने में, उसको थकान महसूस होती थी। वही कुछ दिन अभ्यास करने के बाद वही खिलाड़ी जो है वो उसी ग्राउंड के चक्कर को बहुत कम समय में पूरा कर लेता है, और उसको थकान भी महसूस नहीं होती है। तो इसका क्या मतलब है कि उस खिलाड़ी के अंदर जो है वो सहनशीलता जो है डेवलप हो रही है, उसके मसल में सहनशीलता डेवलप हो रही है, उसके जो हार्ट है, लंग्स है, वो सारे एक दूसरे के साथ मिलकर अच्छे से काम कर रहे हैं, और ज्यादा उनके अंदर क्षमता आ गई है, ताकि वो लंबे समय तक बिना थके हुए काम कर सके। और वही खिलाड़ी अगर लगातार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता जाता है, तो वही वो ग्राउंड के 2-4 चक्कर या 5-6 चक्कर भी बहुत आसानी से लगा पाएगा, और कम समय में लगा पाएगा। तो यही क्या होता है, इंड्योरेंस होता है। तो ये इंड्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस के खेल होते हैं, लंबी दूरी की रेसें होती हैं, खेल होते हैं, उनमें जो है इंडोरेंस आवश्यक होता है, ये याद रखना है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखिए, तो 3 तरह में इसको बांटा गया है। एक है शॉर्ट टाइम इंडोरेंस, ठीक है, अगर हमें जो इंडोरेंस है, हमारी मसल की जो सहनशीलता क्षमता है, वो कम समय के लिए चाहिए। एक होती है मिडल डिस्टेंस रेस, ठीक है, वहां पर अगर चाहिए तो वो भी हमारा हो जाएगा शॉर्ट टाइम इंडोरेंस। एक होता है मिडल टाइम इंडोरेंस, और एक होता है लॉन्ग टाइम इंडोरेंस। इसको हम करेंगे वन बाय वन, डिटेल में समझेंगे अभी आगे। उससे पहले मेथड आप देख लीजिए, मेथड क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन और मेथड में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लासिफिकेशन 3 तरह की है, शॉर्ट टाइम, मिडल टाइम और लॉन्ग टाइम। और मेथड इसके है कंटिन्यूस मेथड, जिसके अंदर सब पार्ट है इसके, स्लो कंटिन्यूस, फास्ट कंटिन्यूस, वेरिएबल पेस, अल्टरनेटिंग और फार्टलेग मेथड। तो ये है कंटिन्यूस मेथड के अंदर। और दूसरा मेथड है इंडोरेंस का इंटरवल मेथड। तीसरा है रेपिटेशन मेथड। चौथा है कंपटीशन एंड टेस्ट मेथड। इसको भी हम डिटेल में वन बाय वन सभी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टाइम इंडोरेंस क्लासिफिकेशन, हम देख लेते हैं पहले। शॉर्ट टाइम इंडोरेंस वही मैंने अभी बोला कि जहां पर कम समय के लिए हमें इंडोरेंस चाहिए, ठीक है, ऐसी एक्टिविटी जहां पर 45 सेकंड से 2 मिनट का जो एक्टिविटी रहती है, वहां पर जब इंडोरेंस हमारी इन्वॉल्व होती है, सहनशीलता हमें चाहिए होंगी, तो उसको हम बोलेंगे शॉर्ट टाइम इंडोरेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम वही ले देते हैं कि 400 मीटर की जो रेस रहेगी, ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट टाइम इंडोरेंस यहाँ पर हमें चाहिए होगी। तो 400 मीटर की रेस है, 800 मीटर की रेस है, या 100 मीटर की स्विमिंग है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसके, जहाँ पर 45 सेकंड से 2 मिनट का समय लगता है। तो वहां पर शॉर्ट टाइम इंडोरेंस जो है वो चाहिए होंगी। और इसके अलावा देखिए, जो इस तरह की इंडोरेंस है, तो यहाँ पर हाई इंटेंसिटी के एफर्ट चाहिए होंगे, ठीक है। हाई इंटेंसिटी एफर्ट का मतलब है कि हमें जो है वो जो हमारी स्पीड है, दौड़ है, वो हमारी उच्चतम स्तर की होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, एफर्ट जो है वो हाई होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, हमारी
बॉडी जो है अपनी लिमिट के क्लोज पहुंचनी चाहिए। जितना हम दौड़ सकते हैं, जितना तेज, मान लीजिए 800 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं तो जितना तेज हम दौड़ सकते हैं। एक होता है बहुत लंबी रेस है, जब हम दौड़ते हैं तो शुरुआत में फास्ट दौड़ते हैं, फिर बीच में अपनी एनर्जी को थोड़ा स्टोर करते हैं, अपना जो है वो एनर्जी फिर से हमारे बॉडी में बनने लगती है और फिर अपनी शक्ति को हम फिर से प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, 800 मीटर की रेस है, 100 मीटर की स्विमिंग है, यहाँ पर क्या है, हमें बिल्कुल स्पीड में ही चलना होगा, हाई इंटेंसिटी के एफर्ट लगाने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है वो ऑक्सीजन के बिना भी बनती है। एनर्जी हमारी दो तरह से बनती है, एक तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है, एक बिना ऑक्सीजन के बनती है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनती है उसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम एरोबिक एनर्जी, ठीक है। और जो बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है, एनॉर्बिक होती है वो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, दोनों ही चाहिए होंगी हमें। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति से बनने वाली एनर्जी भी चाहिए और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनने वाली एनर्जी भी यहाँ पर लगती है। तो दोनों ही यहाँ पर यूज होती हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा शॉर्ट टाइम इंडोरेंस। तो क्लियर है, शॉर्ट टाइम इंडोरेंस का है क्या है, जहाँ पर हमें कम समय लगता है, 45 सेकंड से 2 मिनट का समय इसमें शामिल रहता है। और 400 मीटर है, 800 मीटर है, 100 मीटर स्विमिंग है, इस तरह के खेलों में जो है शॉर्ट टाइम इंडोरेंस लगती है। फिर है मिडल टाइम इंडोरेंस। मिडल टाइम इंडोरेंस वही है जहां पर 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक की एक्टिविटी शामिल रहती है। यानी 2 से 10 मिनट तक जो एक्टिविटी चलती है वो सारी किसके अंदर आ गई, मिडल टाइम इंडोरेंस के अंदर आ गई। जैसे 1500 मीटर है, 800 मीटर है, ठीक है, और रोइंग कंपटीशन रहेगा। तो ये हमारी किसके अंदर आएगी, मिडल टाइम इंडोरेंस की एक्टिविटी इसमें आएंगी। और यहाँ पर जो एनर्जी हमें चाहिए बॉडी को, वो एनर्जी के लिए जो है बॉडी ज्यादातर एरोबिक कैपेसिटी पर डिपेंड करती है, एरोबिक सिस्टम पर डिपेंड करती है। एरोबिक क्या हो गया, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनती है, तो वो हमें यहाँ पर चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन हमें चाहिए जहां पर एनर्जी फिर हमारी बनेगी। तो इसी चीज पर निर्भर ज्यादातर इस तरीके की रेसों में रहेगी, जो 1500 मीटर की रहेगी, 800 मीटर की स्विमिंग रहेगी। तो यहाँ 2 से 10 मिनट का समय इसमें लगता है। तो इतना समय काफी होता है, फिर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और यहाँ पर एनर्जी हमारी बनती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन इसके अलावा भी हमें थोड़ी मात्रा में जो है वो एनॉर्बिक कैपेसिटी की भी यहाँ पर आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें पूरी तरह से ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पर सिर्फ हमें एरोबिक सिस्टम से ही एनर्जी की डिपेंड करेगा पूरी तरह से, लेकिन कुछ मात्रा में जो है वो बिना ऑक्सीजन के जो एनर्जी बनती है उस पर भी यहाँ पर निर्भर करेगा एनर्जी जो हमें चाहिए बॉडी को। तो जब हम दौड़ते हैं 1500 मीटर की दौड़ कोई अगर दौड़ रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या है, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी बनेगी, और ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगी, और कम मात्रा में क्या है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी बनेगी। तो इस तरीके से दौड़ फिर पूरी इजिली इंसान कर पाता है। तो इंडोरेंस जो है बनी रहती है, इसको बोलेंगे मिडल टाइम इंडोरेंस। उसके बाद है लॉन्ग टाइम इंडोरेंस। तो लॉन्ग टाइम इंडोरेंस में क्या है, 10 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक भी यहाँ पर लग सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंडोरेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी लास्टिंग मोर देन 10 मिनट एंड अप टू सेवरल आवर्स। तो इस तरह की एक्टिविटी जहां पर 10 मिनट या उससे ज्यादा का समय लगता है, वो आती है सारी लॉन्ग टाइम इंडोरेंस के अंदर। और इस प्रकार की जो इंडोरेंस होती है वो ज्यादातर पूरी तरह से या मुख्यतः जो है वो एरोबिक प्रणाली पर ही निर्भर करती है। अभी मैंने कहा कि जो लंबी दूरी की रेसें होती है वहां पर बॉडी जो है वो ऑक्सीजन, जैसे हम लंबी दूरी की दौड़े दौड़ते हैं तो बॉडी जो है रिकवर जल्दी करती है, ऑक्सीजन लेने का समय हमारे पास होता है। तो एनर्जी जो बनती है ज्यादातर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही बनती है। फिर एग्जाम्पल के तौर पर मैराथन की दौड़ है या लॉन्ग डिस्टेंस की साइकिलिंग है, तो इस तरह की जो, और ट्रायथलॉन है, तो इस तरह के जो भी इवेंट रहेंगे वहां पर लॉन्ग टाइम इंडोरेंस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल क्लियर है। शॉर्ट टाइम में क्या है, जो
कम समय की दूरी है 800 मीटर है, ठीक है, इस तरीके। और 1500 मिडल टाइम की जो रेसें रहेंगी वहां पर मिडल टाइम इंडोरेंस उसको बोलेंगे। और लॉन्ग टाइम में जो लंबे समय के 10 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक इसमें लगते हैं, तो वो हम वहां पर क्या चाहिए, लॉन्ग टाइम इंडोरेंस चाहिए। उसके बाद मेथड हम करेंगे इसके इंडोरेंस के मेथड। कंटिन्यूस मेथड है या सतत विधि जिसको बोलेंगे। कंटिन्यूस मेथड में क्या होता है कि बिना रुके हुए लंबे समय तक जो है वो एक्सरसाइज इसमें की जाती है, ठीक है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, लगातार बिना रुके हुए इसमें लंबे समय तक एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। तो वो हो गई कंटिन्यूस। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो लॉन्ग डिस्टेंस की रनिंग है, ठीक है, बिना रुके हुए लंबे समय तक दौड़ते रहना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सारे आते हैं कंटिन्यूस मेथड के अंदर। मेथड यानी कि सहनशीलता को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह की मेथड अपनाने चाहिए। तो सहनशीलता कैसे बढ़ेगी, कंटिन्यूस मेथड से एक तो बढ़ेगी, ठीक है। लंबे दूरी की रेस से अगर दौड़ेगा खिलाड़ी तो उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली जो है वो इंडोरेंस बढ़ती जाएगी। या साइकिलिंग करेगा, स्विमिंग करेगा, तो एक दिन में तो नहीं होगा। अगर एक दिन दौड़ेगा, फिर अगले दिन और फिर से दौड़ेगा, लंबी दूरी की दौड़ने का प्रयास करेगा, ठीक है। अब अपना फील्ड होता है, कुछ लोग शॉर्ट स्प्रिंट रेस से खेलते हैं, कुछ लोग मिडल डिस्टेंस की रेस से खेलते हैं, कुछ लंबी दूरी की रेस से खेलते हैं, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं। तो लंबी दूरी की रेसों के लिए लंबी दूरी तक रोजाना दौड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने अंदर सहनशीलता क्षमता बढ़ानी पड़ेगी, अपनी मसल को, अपने हार्ट को, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये है कंटिन्यूस मेथड। यहाँ पर कंटिन्यूस जो है वो तैयारी करते रहना है बिना रुके हुए, तभी शरीर की क्षमता बढ़ेगी। बेनिफिट क्या है, एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाना, हार्ट और लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव करना। तो वही बात है, एरोबिक कैपेसिटी क्या होगी हमारी, जैसे एरोबिक कैपेसिटी है कि सांस अगर हम लेते हैं तो ज्यादा उसके साथ क्या हमें ऑक्सीजन लेते हैं, और ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है जब हम ज्यादा दूरी तक दौड़ते हैं, ठीक है। ज्यादा दूरी तक दौड़ेंगे तो ज्यादा ऑक्सीजन की हमें जरूरत पड़ेगी, तो बॉडी के अंदर वो कैपेसिटी जो है डेवलप हो जाती है प्रैक्टिस करने से। तो एरोबिक कैपेसिटी अगर इम्प्रूव होगी तो हमारे हार्ट के फंक्शन, लंग्स के फंक्शन उसमें सुधार होगा, यानी ज्यादा लंग्स जो है ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए तैयार होगा, हार्ट जो है वो ब्लड सर्कुलेट अच्छे से करने के लिए तैयार होगा। तो ये चीजें किससे इम्प्रूव हो जाएंगी, हमारी कंटिन्यूस मेथड से इम्प्रूव होती है, और लंबी दूरी की रेस से हम अच्छे से कर पाएंगे। और कंटिन्यूस मेथड के आगे और भी पार्ट्स है, जैसे स्लो कंटिन्यूस है, इसमें ही आगे फास्ट कंटिन्यूस है, वेरिएबल पेस है, अल्टरनेटिंग है, और फार्टलेक है। इनको वन बाय वन समझेंगे हम। जैसे स्लो कंटिन्यूस में क्या हो गया कि इसमें जो परफॉर्म करेगा खिलाड़ी वो एक पेस में, ठीक है, बिना रेस्ट के एक पेस रहेगा, ठीक है, एक गति रहेगी। तो उसी एक गति में, उसी एक स्पीड में को बनाए रखना, उस पेस को बनाए रखना, और बिना रुके हुए धीरे धीरे उस चीज को करना, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखें तो कोई स्लो जॉगिंग अगर कर रहा है, ठीक है, स्लो जॉगिंग में क्या हो रहा है हमारा एक पेस मेंटेन हो रहा है, ठीक है, एक पेस में, एक रिदम में हम दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन और धीरे धीरे दौड़ते हैं। या फिर कोई लंबी दूरी की वॉकिंग अगर कोई कर रहा है, वॉकिंग भी क्या है, पेस में होती है, बिना रेस्ट के कोई दौड़ रहा है एक ही पेस को बना के। और कोई साइकिलिंग कर रहा है धीरे धीरे, कोई इजीली साइकिलिंग कर रहा है। तो ये है इसके एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है, जो तीव्रता है या इंटेंसिटी है वो जितनी हमारी हार्ट रेट रहेगी उसका 60 to 70% रहेगा। और ज्यादातर जो हृदय की गति जो है, हार्ट रेट जो रहेगा 60 to 70% तक ही बढ़ना होता है, ठीक है। तीव्रता जो है वो कम रहती है, लो रहती है इसकी इंटेंसिटी। और जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से 2 घंटे तक हो सकती है। यानी 30 मिनट तक कोई जॉगिंग कर रहा है, या 1 घंटे की जॉगिंग कर रहा है, 2 घंटे की, ठीक है, 30 मिनट से 2 घंटे तक अगर कोई कंटिन्यूसली जॉगिंग कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, या साइकिलिंग कर रहा है, तो वही क्या है, हमारा कंटिन्यूस स्लो कंटिन्यूस मेथड है। इसकी वजह से जो बेसिक एरोबिक इंडोरेंस है वो इम्प्रूव होती है, और फैट भी बर्न होता है।
ठीक है। तो बेसिक जो एरोबिक कैपेसिटी वही है कि हमारे जो है ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की बॉडी में हमारे क्षमता आ जाती है खिलाड़ी में, और हार्ट लंग्स जो है वो प्रॉपर काम करते हैं, तो हमारी एरोबिक कैपेसिटी वही होगी, तो एरोबिक इंडोरेंस जो है वो बढ़ती है इससे। फिर फास्ट कंटिन्यूअस मेथड क्या होता है, इसमें जो थोड़ा फास्ट जो है फिर खिलाड़ी दौड़ेगा बिना रुके हुए, ठीक है। पहले क्या था, स्लो कंटिन्यूअस में जॉगिंग कर रहा था, इसमें फास्ट रनिंग करेगा, तेज तेज दौड़ेगा, या फिर तेज गति से साइकिलिंग करना हो गया, ठीक है, तेज गति से चलना या तेज गति से स्विमिंग करना। तो ये होता है हमारा फास्ट कंटिन्यूअस, बिना रुके हुए तेज गति से दौड़ना, कम से कम 20 से 60 मिनट तक, ठीक है, 20 to 60 मिनट तक जो है वो फास्ट यहाँ पर दौड़ना। जो इसमें ड्यूरेशन है लगभग मध्यम स्तर की रहेगी, 20 से 60 मिनट की, और जो इंटेंसिटी रहेगी, तीव्रता रहेगी, वो मॉडरेट टू हाई रहेगी, ना ही ज्यादा कम होगी ना ही ज्यादा बहुत ज्यादा फास्ट होगी, मॉडरेट से लेकर हाई तक रहेगी। और जो अधिकतम हृदय की गति रहेगी 70 to 85% तक इसमें रहेगी, और 70 to 85% जो मैक्सिमम हार्ट रेट है वही क्या है, इंटेंसिटी इसकी रहेगी। और इसका पर्पज या उद्देश्य भी रहेगा दोनों ही एरोबिक और एनारोबिक इंडोरेंस को डेवलप करना, इसका उद्देश्य रहता है, दोनों तरह की इंडोरेंस बॉडी में इससे डेवलप होती है। उसके बाद है वेरिएबल पेस मेथड, परिवर्तनशील गतिविधि। तो ये क्या होता है, इसमें जो है वो गति में बदलाव होता है, गति और जो स्पीड और इंटेंसिटी है, गति और तीव्रता है, वो यहाँ पर चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, जैसे रनिंग जब हम करते हैं, एक तो है जॉगिंग करना हो गया स्लो, फास्ट दौड़ना हो गया हमारा फास्ट कंटिन्यूअस मेथड। और वेरिएबल में क्या है, कभी इसमें जो है वो रनिंग ज्यादा रहेगी, स्पीड कभी ज्यादा रहेगी कभी कम रहेगी, कभी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर रैंडम चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते कभी कभी बीच में जॉगिंग करना शुरू कर देना है, या कभी रनिंग के बीच बीच में स्प्रिंट करना शुरू कर देना है, ठीक है। कभी थक जाते हैं तो थोड़ा जॉगिंग कर लिया, कभी बीच में हमारी एनर्जी आ गई तो थोड़ा फास्ट दौड़ लिए। तो इस तरह से एक जो है वो वेराइटी आ गई, बदलाव इसमें आ जाता है स्पीड में, ठीक है। गति कभी फास्ट होती है कभी कम होती है, तो जो इंटेंसिटी है वो हमारी कम से ज्यादा हो जाती है, ठीक है, वेरी करती है, कभी ज्यादा होती है कभी कम होती है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कि कुछ खेल देखिए, कुछ इस तरह के खेल भी होते हैं जहां पर एकदम से गति जो है वो बदलती है, ऐसे खेलों के लिए जो है वो तैयार रहना पड़ता है। जैसे कोई फुटबॉल का खेल है, कबड्डी का खेल है, हैंडबॉल का खेल है, या बास्केटबॉल का खेल है, तो इस तरह के गेमें रहती हैं, जो वॉलीबॉल है, या कभी यहाँ पर क्या है, कभी कभी जो है वो गति एकदम से बदलती, कभी तेज दौड़ना पड़ता है, कभी धीरे अपनी स्पीड को कम करना पड़ता है, परिस्थिति के अनुसार जो है वो पेस जो है चेंज करना पड़ता है। तो इस तरीके के खेलों के लिए वेरिएबल पेस मेथड जो रहता है, तो जिससे हमारी इंडोरेंस कैसी बढ़ेगी, इसी तरीके से बढ़ेगी जैसे हमें जिस खेल के लिए कंडीशन हमें होना है उसी तरीके से होगा, वो है वेरिएबल पेस मेथड। तो कंटिन्यूस के अंदर है तो लगातार इसमें भी रहेगा ट्रेनिंग। फिर है अल्टरनेटिंग मेथड, वैकल्पिक विधि क्या हो गई, जहां पर कि अल्टरनेट्स होते हैं, ठीक है, हाई और लो के बीच में हमारे पास विकल्प होता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि 10 मिनट की जॉगिंग हो गई, 5 मिनट की फास्ट रनिंग हो गई, फिर 10 मिनट की जॉगिंग हो गई, इस तरह से एक के बाद एक विकल्प से हम यहाँ पर करेंगे। जैसे 10 मिनट की जॉगिंग कर ली, फिर 5 मिनट की फास्ट रनिंग कर ली, फिर 10 मिनट की जॉगिंग कर ली, और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वही अगेन वही है, 5 मिनट फास्ट, 5 मिनट स्लो, और फिर से वो रिपीट होगा, ठीक है। तो यही है, इसमें कभी इसमें फास्ट रहेगा कभी स्लो रहेगा, ठीक है, 5 मिनट फास्ट कर लिया, 5 मिनट स्लो कर लिया, फिर से फास्ट कर लिया, फिर स्लो फास्ट स्लो, इस तरह से एक अल्टरनेटिव मेथड ये होता है। तो इसका पर्पस यही होता है कि हमारे हार्ट को तैयार करना, क्योंकि हमारे हार्ट
का जो सिस्टम रहता है वो जैसे नॉर्मल अगर हम रह रहे हैं बिना कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो हार्ट हमारा अपनी गति से धड़कता है। लेकिन जब हम कोई खेल खेलते हैं तो वहां पर क्या है, कभी जो है अगर जल्दी वाला गेम है, बीच में स्लो आ रहा है, फास्ट आ रहा है, दौड़ रहे हैं, कभी कम दौड़ रहे, कभी ज्यादा दौड़ रहे, तो हार्ट की गति भी इस तरीके से बढ़ती है। तो हार्ट को उस हिसाब से अनुकूल करना, हार्ट को उस हिसाब से तैयार करने के लिए इस तरह का वैकल्पिक विधि होती है। ठीक है, ये इंडोरेंस किस चीज से आएगी, हमारी अल्टरनेटिव मेथड से आती है। तो इस तरीके से भी ट्रेनिंग रहेगी। फिर है फार्टलेक मेथड। फार्टलेक मेथड क्या है, ये गति का खेल है, स्वीडिश टर्म है ये, जिसका नाम है स्पीड प्ले या गति का खेल। फार्टलेक मेथड को स्पीड प्ले भी बोलते हैं, याद रखने, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। फार्टलेक मेथड को स्पीड प्ले बोलते हैं। अब फार्टलेक ट्रेनिंग क्या होती है, इसमें देखिए एक कोई बिना किसी पैटर्न के कोई भी सेट पैटर्न नहीं होगा। ऐसा नहीं बोल सकते जैसे पीछे था कि इतनी देर हम फास्ट रनिंग करेंगे या इतनी देर स्लो रनिंग करेंगे या फिर से फास्ट रन, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। इसमें कभी तेज दौड़ा जाएगा, कभी धीरे दौड़ा जाएगा, लेकिन कोई पैटर्न नहीं होगा। मान लीजिए कोई उबड़ खाबड़ वाली जगह पर ले जाया जाए या किसी पहाड़ पर चला जाए, तो वहां पर क्या है, प्रकृति में अपने आप ही जो है वो स्ट्रक्चर बने रहते हैं, जहां पर कभी स्पीड को कम करना पड़ता है, कभी ज्यादा करना पड़ता है। तो उसको बोलेंगे फार्टलेक मेथड। इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें जो एथलीट जो है वो चूज करेगा अपने आप से कि कब स्पीड को बढ़ाना है, कब कम करना है। तो इसमें वही है, अगर आप किसी वैसी जगह पे भी नहीं जाते हैं, अगर खुद से भी कर रहे हैं, तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 मिनट का जॉगिंग कर लिया, फिर किसी पेड़ तक स्प्रिंट कर लिया, फिर वॉक कर लिया 1 मिनट का, फिर से कोई रैंडम हमने दौड़ शुरू कर दी या जॉगिंग कर ली, फिर कभी फास्ट चले, कभी धीरे चले, या फिर कोई ऐसी ही प्राकृतिक जगहों पर जाएं जहां पर पहले से ही ऐसा पैटर्न बना हो, उबड़ खाबड़ वाली जगह हो, पहाड़ हो। तो वहां पर इस तरीके की ट्रेनिंग ज्यादातर करवाई जाती है, जहां पर अपने आप ही जो है खिलाड़ी स्पीड को कभी ज्यादा करेगा, कम करेगा। ठीक है, और इसका जो पर्पस क्या रहेगा कि एरोबिक और एनोरबिक दोनों ही चीजों को हमारा इम्प्रूव करना इसका मकसद रहता है, पर्पस रहता है। तो ये सारे हमारे क्या थे, कंटिन्यूअस मेथड के अंदर आते हैं। दूसरा क्या था उसमें, इंटरवल मेथड, अंतराल विधि। इंडोरेंस का दूसरा मेथड है ये इंटरवल मेथड। पहला क्या था, कंटिन्यूअस के ही पार्ट्स हमने अभी तक किए, अभी दूसरा है इंटरवल। तो इंटरवल में क्या होता है कि इसमें कभी हाई इंटेंसिटी वर्क रहेगा और जो है वो रेस्ट रहेगा, अंतराल में ये चलेगा। ठीक है, एक इंटरवल में चलेगा। तो उच्च तीव्रता वाले कार्य और विश्राम की अवधि को बारी बारी से यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि 400 मीटर की रनिंग कर ली 1 मिनट के लिए, ठीक है, उसका रेस्ट कर लिया, फिर इसी को बार बार जो है वो रिपीट करके किया जाता है। यानी इसमें क्या है, ब्रेक दिया जाएगा, यानी 400 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे, 1 मिनट का रेस्ट करेंगे, फिर से 400 मीटर की दौड़ दौड़ेंगे, फिर से 1 मिनट का रेस्ट करेंगे। तो ये होता है इंटरवल मेथड। तो इसका बेनिफिट क्या रहती है, एरोबिक और एनोरबिक सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है, दोनों को ही बेहतर बनाता है। और इसमें जो रिकवरी का टाइम रहेगा, इनकम्प्लीट रिकवरी इसमें रहती है, यानी 400 मीटर दौड़ने के बाद 1 मिनट का जो रेस्ट रहेगा वो काफी नहीं होता है, पूरी तरह से बॉडी जो है रेस्ट करने का यहाँ पर वक्त ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, रिकवरी का जो वक्त है बॉडी को, वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं मिला है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट रिकवरी होती है, इंडोरेंस को बनाने के लिए ये जरूरी रहता है। तो ये है इंटरवल मेथड। फिर है रेपिटेशन मेथड, पुनरावृत्ति विधि। तो यहाँ पर क्या है, रिपीट, नाम से ही पता चल रहा है कि बार बार यहाँ पर जो है वो रिपीट किया जाता है। इसमें क्या होगा, हाई इंटेंसिटी रहेगी एक्सरसाइज की, लेकिन इसके बाद क्या है, रिकवरी जो है वो पूरी तरह से बॉडी को दिया जाएगा, रेस्ट का जो टाइम है वो पूरा दिया जाएगा।
दोनों ही चीजों की रिपीट जब होगा, 2 एक्सरसाइज जब रिपीट होगी, उसके बीच में जो टाइम दिया जाएगा वो रिकवर करने का बॉडी को पूरा दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 into 800 मीटर की स्प्रिंट अगर दौड़ाई जाए, ठीक है, बोला जाए कि 800 मीटर आप दौड़ो, फिर 5 मिनट बॉडी को रेस्ट करने दो, ठीक है, उसके बाद फिर से आप 800 मीटर दौड़ो, फिर 5 मिनट का रेस्ट कर लो। तो ये होता है हमारा रेपिटेशन मेथड। तो इससे क्या है, वो स्पीड, इंडोरेंस और स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है। ये इसके बेनिफिट है। फिर है कंपटीशन एंड टेस्ट मेथड। कंपटीशन और टेस्ट मेथड या परीक्षण विधि क्या होती है, जहां पर कंपटीशन का यूज किया जाता है, ठीक है, जो कंपटीशन जैसी सिचुएशन का यहाँ पर यूज किया जाता है, या ऐसे टेस्ट बनाए जाते हैं जिससे इंडोरेंस जो है वो बढ़ती है। तो इसकी परिभाषा सिंपल है, सहन शक्ति विकसित करने और उसका आंकलन करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थितियां या परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल जैसे कंपटीशन में सिचुएशन आती है, वैसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी या उस तरीके के टेस्ट बनाए जाएंगे, तो उसी हिसाब से भी ट्रेनिंग की जाएगी। जैसे कि पूरा रेसेस की प्रैक्टिस किया जाएगी या कूपर टेस्ट की प्रैक्टिस की जाएगी। और इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, जो वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव होता है, जैसे अगर रियल कंपटीशन अगर होगा, वहां पर कैसी परिस्थितियां आएगी, कैसी कंडीशन आ सकती है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है, रियल में ही दौड़ करवाई जाएगी। तो पता चलेगा कि रियल में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ सकती है, ऐसी समस्याएं आ सकती है, तो उसको कैसे सामना करना है, उसको कैसे हम सुधारा जा सकता है, जिससे जो है खिलाड़ी प्रेरित होता है और एक्साइटेड होता है इस तरह की मेथड को करने पे, और मोटिवेशन उसको मिलता है और पूरा अनुभव उसको मिलता है कि कैसा होता है रियल में जब कंपटीशन में वो उतरेगा। तो ये होता है हमारा प्रोग्रेस को भी यहाँ पर देखा जा सकता है कि अगर कंपटीशन अगर होगा उसी लेवल का, उसी परिस्थितियों में होगा, तो यहाँ पर कैसा खिलाड़ी परफॉर्म करेगा, तो उस प्रोग्रेस को भी यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये इंडोरेंस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम स्पीड करेंगे। तो स्पीड क्या होता है, या गति इसको बोलते हैं हिंदी में। स्पीड या गति क्या होता है। अब स्पीड देखिए कि कोई खिलाड़ी एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ता है, तो वो कितना फास्ट दौड़ता है, कितना कम समय में दूसरे जगह तक वो पहुंच सकता है, कितना तेजी से दूसरे स्थान तक जा सकता है, वो उस पर्सन की स्पीड हो जाएगी, गति हो जाएगी। यानी कोई पर्सन 100 मीटर की रेस दौड़ रहा है और वो अगर 9 सेकंड में पूरा कर रहा है, तो ये 9 सेकंड में पूरा करना क्या है, उसकी स्पीड है। 9 सेकंड में पूरा कर रहा है, कोई 10 में करेगा, कोई 11 में, कोई 12 में, इस तरीके से ये उस खिलाड़ी की स्पीड को दर्शाता है। तो कितना फास्ट कोई मूव कर सकता है वो उसकी स्पीड है। या फिर कोई खिलाड़ी थ्रो कर रहा है बॉल को किसी खेल में, तो उसका स्पीड वहां पर भी देखा जाता है, कितना फास्ट वो बॉल को फेंक रहा है, थ्रो कर रहा है, या कोई बैट से बॉल को मार रहा है, तो उसका स्पीड, गति जो है वो कितनी रहेगी, वो डिपेंड करता है कितना जल्दी जो है वो चीज यहाँ पर मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये सिंपल सा है स्पीड। और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहां पर स्पीड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जैसे कि स्प्रिंटिंग, जो भी हमारी रेसेस रहती हैं, खासकर जो शॉर्ट डिस्टेंस रेस रहती है, वहां पर स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। बहुत स्पीड से दौड़ना पड़ता है, तभी आप जीत पाओगे एक दूसरे से। तो जल्दी जो पहुंचेगा वही जीतेगा। तो जितना फास्ट आप दौड़ोगे उतना जल्दी आप पहुंचोगे, यानी आपकी स्पीड क्या है उतनी फास्ट हो जाएगी। तो स्प्रिंटिंग के जो भी रेसेस है वहां पर जो है बहुत जरूरी रहता है स्पीड। और जो फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर भी बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है, फिर बॉल आपके ही खिलाड़ी के पास जाएगा, फिर आपको पास लेने के लिए आगे निकलना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह से अटैक होता है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए भी। तो फुटबॉल में भी स्पीड मैटर करती है। और बास्केटबॉल के अंदर है, और जो ऐसे ही जो भी खेल रहेंगे जहां पर क्विक मूवमेंट होती है, तेज गति
रहती है, एक मूवमेंट जो है या रिएक्शन जो रहता है बहुत जल्दी यहाँ पर होता है। तो वहां पर किसी खिलाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा मायने रखती है। कोई खिलाड़ी के अंदर अगर ये वाली क्वालिटी है, स्पीड अगर उसके बॉडी में ये क्षमता है, तो वो इन सब खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पीड की बहुत आवश्यकता रहती है। अब क्योंकि अच्छी गति वाले जो खिलाड़ी रहते हैं वो अपने ओपोनेंट से आगे निकल सकते हैं, और गेंद को पहले पकड़ कर पहले गेंद तक पहुंच कर वो है वो जो है गेंद को गोल में डाल सकते हैं, या फिर जो है बास्केटबॉल है तो बास्केट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड है। और उसके अलावा स्प्रिंटिंग जो मैंने बोला, दौड़ वाली जो है शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस रहती है, वहां पर स्पीड जो है वो इम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये है हमारा स्पीड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर टाइप ऑफ स्पीड देखिए कि कितने प्रकार की जो है गति होती है। गति हमारी 5 प्रकार की होती है। हम यहाँ पर प्रकार के साथ साथ मेथड जो रहेंगे स्पीड को बढ़ाने के वो भी डिस्कस करेंगे साथ साथ में। अब फर्स्ट इसमें जो टाइप है या प्रकार है वो है रिएक्शन एबिलिटी या प्रतिक्रिया क्षमता। यानी कोई पर्सन का अगर रिएक्शन टाइम अच्छा होगा तो उसकी स्पीड भी जो है वो अच्छी बनेगी। कोई किसी चीज के प्रति कैसा रिस्पॉन्ड करता है, एकदम से जल्दी करता है या कम करता है, वो क्या होता है, हमारा रिएक्शन एबिलिटी रहती है। तो रिएक्शन एबिलिटी क्या है? द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुलस सच एज अ स्टार्टिंग सिग्नल एन ओपोनेंट मूवमेंट। तो यहाँ पर कितना जल्दी जो है वो रिएक्ट कर रहा है पर्सन, वो क्या है, रिएक्शन एबिलिटी हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि यहाँ पर देखिए जब स्टार्ट लेते हैं रेसों में, जैसे 100 मीटर 200 मीटर रेस है, स्प्रिंट रेस रहेंगी, तो वहां पर जब स्टार्ट लेते हैं तो जब स्टार्टर या गन का साउंड चलता है या स्टार्टर का साउंड चलेगा, या जो बोलेगा ऑन योर मार्क सेट, जब गो का साउंड होता है स्टार्टर या गन से होगा, या स्टार्टर यहाँ पर दूसरा कोई सिग्नल देगा या विसल रहेगा, कोचेज अगर रहेंगे, तो जब लास्ट में चलने का सिग्नल दिया जाता है स्प्रिंट रेसों के अंदर, तो उस टाइम पर कितना फास्ट जो है वहां पर खिलाड़ी जो है मूव करेगा, उस पे जो है उसकी जीत डिपेंड करती है। यानी रिएक्शन उसका कितना फास्ट है। अब मान लीजिए यहाँ पर खिलाड़ी खड़े हैं दौड़ करने के लिए, और यहाँ पर जो है गन फायर का साउंड हो जाता है। कुछ खिलाड़ी बहुत जल्दी जो है रिस्पॉन्ड करके तेजी से अपनी फुल स्पीड में दौड़ेंगे। कुछ एक का जो है रिएक्शन टाइम अगर कम है तो वो थोड़ा धीमे से यहाँ पर सोचने लग जाएंगे, या उनको एकदम से नहीं पता चलेगा कि गन तो फायर हो गया है। कुछ ही सेकंड का फर्क होता है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन टाइम उनका स्लो रहेगा तो वो धीरे लेट यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है लेट ही वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि सभी जो है पूरी तैयारी के साथ अगर आए होंगे तो वहां पर वो अपना फुल स्पीड में जाके आगे पहुंच जाएगा, क्योंकि छोटी रेसें जो है डिस्टेंस जो है कम रहता है, इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट पर रिएक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो कई बार आपने देखा होगा बिगनिंग में क्या रहता है कि जिसको नहीं ज्यादा प्रैक्टिस रहती है तो यहाँ पर कई खिलाड़ी जो रहते हैं वो देखने ही रह जाते हैं, और आगे जो है वो दौड़ के पहुंच जाते हैं खिलाड़ी। तो ये हमारा क्या है, रिएक्शन एबिलिटी। और इसके अलावा जो गोलकीपर यहाँ पर रहता है वहां पर भी रिएक्शन एबिलिटी का एग्जाम्पल अच्छे से देखने को मिल सकता है। अगर फुटबॉल है या जो भी गोल वाले गेम रहेंगे, वहां पर देखिए गोलकीपर रहता है। गोलकीपर को यहाँ पर अंदाजा लगाना पड़ता है और एकदम से रिएक्ट करना पड़ता है। अब उसे लग रहा होगा कि यहाँ से बॉल आ रही है, यहाँ से बॉल आ रही है, लेकिन बॉल कहीं से भी आ सकती है। ठीक है, खिलाड़ी की अपनी स्ट्रेटेजी टीम की रहती है, और वो गोल अगर मार देगा, और यहाँ पर गोलकीपर को एकदम से ही रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से बॉल आ रही है वहीं जाकर उसको बॉल को पकड़ना होता है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है रिएक्शन एबिलिटी का। तो ये है रिएक्शन एबिलिटी। अब इसके जो है वो मेथड या ट्रेनिंग मेथड क्या होते हैं, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं रिएक्शन एबिलिटी को। जैसे रिएक्शन ड्रिल रहती है, रिएक्शन ड्रिल जैसे कोई कोच रहेगा या ट्रेनर जो रहेगा आपका, तो वो बिसल
का साउंड करके या कोई कलर लाइट का इस्तेमाल करके इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे कोई इंस्ट्रक्टर रहेगा, वो विसल बजाएगा और आपको बोलेगा कि यहाँ से रेस स्टार्ट कर लीजिए, और जैसे ही विसल बजेगी तो वापिस आपको मुड़ना है, फिर विसल बजेगी फिर मुड़ना है। तो या कोई दूसरा तरीका हो सकता है, विसल बजते आपको एकदम से डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, कोई मार्क कर दिया जाएगा और बोलेगा कि विसल बजते ही अपना डायरेक्शन इस तरफ को चेंज कर दीजिएगा। तो इस तरह से ट्रेनिंग करके हमारी रिएक्शन एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा, कलर लाइट्स का प्रयोग करके भी रिएक्शन एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। फिर सेकंड है पार्टनर रिएक्शन गेम। पार्टनर रिएक्शन गेम जैसे कि कोई कैच कर रहा है, कोई बॉल है जैसे उसको कैच कर रहा है, या कोई गिरती हुई चीज को पकड़ना लास्ट सेकंड पे, ठीक है, कोई गिरती हुई चीज को लास्ट टाइम पर पकड़ना, इस तरीके का कोई एक्टिविटी करवाकर भी यहाँ पर रिएक्शन एबिलिटी को बनाया जा सकता है। फिर है फुटवर्क ड्रिल। फुटवर्क ड्रिल भी यहाँ पर एक मेथड है जिसमें जैसे कोच क्या करेगा, कमांड देगा और कोच की कमांड पर अचानक से डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेनी है। तो इस तरीके से पैरों की गति का अभ्यास करके अचानक से जो है डायरेक्शन चेंज करनी है कोच के कमांड पर, तो इस तरह की एक्टिविटी भी इसमें रहेगी। और इस तरह की स्पीड जो है वो जरूरी रहती है। जैसे टेनिस के खेल रहते हैं, टेनिस के अंदर देखिए बॉल जो है वो किस डायरेक्शन से कब कहाँ से आएगी, ठीक है, वो चीज का आइडिया लगा के और उस पर रिएक्ट करना जरूरी रहता है। तो टेनिस के अंदर बॉक्सिंग है, बास्केटबॉल है, तो ऐसे खेलों में जो है वो बहुत जरूरी रहती है इस तरह की स्पीड, जहां पर रिएक्शन जो है वो ज्यादा जल्दी देना पड़ता है। फिर दूसरा प्रकार है इसका मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड क्या होती है, जहां पर एक सिंगल मूवमेंट को कम समय में करने की क्षमता ये होती है, ठीक है, एक सिंगल मूवमेंट को मिनिमम टाइम में परफॉर्म करने की क्षमता को मूवमेंट स्पीड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो फास्ट ड्रिबलिंग मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी फास्ट ड्रिबल जब करता है उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट स्पीड बोलेंगे। उस टाइम पर वो क्या कर रहा है, सिंगल मूवमेंट कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है, ड्रिबलिंग कर रहा है, ये सिंगल मूवमेंट है। और उसको कम से कम समय में कितना फास्ट वो ड्रिबल कर रहा है, वो क्या हो गया, उसको बोलेंगे मूवमेंट। उस मूवमेंट पर क्या है, वो स्पीड क्या है, कितना ज्यादा है, वो हो गई मूवमेंट स्पीड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल है, जैसे बॉक्सर जो है वो जल्दी से जो है पंच थ्रो जब करता है, बिल्कुल क्विक जब पंच मारता है, तो वो भी एक एग्जांपल है मूवमेंट स्पीड का। वहां पर भी एक सिंगल मूवमेंट है और कितना फास्ट वो पंच मार रहा है, वो क्या हो गई, मूवमेंट स्पीड हो गई। तो यहाँ पर ज्यादातर जो है वो हाथ और पाँव की जो है मूवमेंट पे ये डिपेंड रहता है, या ज्यादातर इसमें जो है हाथ और पाँव की मूवमेंट शामिल रहती है। इस तरह की जो मूवमेंट, इस तरह की जो स्पीड रहती है, वहां पर ज्यादातर क्या रहता है, हाथ और पाँव का ही इस्तेमाल जो है वो देखा गया है, जैसे ड्रिबलिंग में हो गया या फिर बॉक्सिंग के पंच में हो गया, और इस तरह से और भी एग्जाम्पल है कई सारे अंदर। फिर इसमें ट्रेनिंग मेथड क्या रहती है, या प्रशिक्षण की विधियां क्या क्या रहती हैं। अब इसमें एजिलिटी लैडर ड्रिल जो है रहती है, किस लिए रहेगी, एजिलिटी लैडर ड्रिल जो है पैरों की तेजी के लिए, मतलब कि ज्यादा तेजी से पाँव जो है हमारा मूव करे, इस तरह की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फुटवर्क हमारा अच्छा होगा किससे, एजिलिटी लैडर ड्रिल से। और फिर है शैडो बॉक्सिंग फॉर क्विक अपर बॉडी मूवमेंट एंड आर्म स्पीड। शैडो बॉक्सिंग रहेगा जिसमें कि ऊपरी शरीर की तेजी और हाथों की गति को सुधारने के लिए। तो एजिलिटी लैडर ड्रिल रहेगी पाँव की या फुटवर्क को बढ़ाने के लिए, शैडो बॉक्सिंग रहेगी हमारी हाथों और हाथों की गति को सुधारने के लिए। फिर स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ड्रिल रहेगी, ठीक है, जिस तरह का स्पोर्ट्स रहेगा उस तरह की ड्रिल रहेगी, किसके लिए, हमारे जो है हाथ और पाँव की गति के लिए। जैसे बास्केटबॉल का खेल रहता है जिसमें तेज जो है वो ड्रिबलिंग करनी होती है, टेनिस के अंदर फोर हेड बैक हेड
शॉट लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो है वो अलग अलग से जो है इन्हीं स्पोर्ट्स को लेकर जो है अभ्यास करवाया जा सकता है। और इस प्रकार की ये स्पीड जो है वो ज्यादातर टेनिस, मार्शल आर्ट्स और फेंसिंग, ठीक है, तलवारबाजी जिसको बोलते हैं, वहां पर इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, मार्शल आर्ट, टेनिस और फेंसिंग, ठीक है, इस तरह के खेलों में मूवमेंट स्पीड जो है वो इम्पोर्टेंट रहती है। फिर थर्ड है एक्सलेरेशन एबिलिटी या त्वरण क्षमता। त्वरण क्षमता क्या होती है? जहां पर कोई स्थिर स्थिति रहेगी, रुकी हुई चीज से कोई आगे स्पीड में बढ़ जाता है, जब वो क्या हो गया, हमारी त्वरण क्षमता होती है। यानी कोई चीज रुकी हुई स्थिति में है, ठीक है, या कोई खिलाड़ी पहले रुकी हुई स्थिति में है, फिर या स्टैंडिंग पोजीशन में है, फिर अचानक से वो जो है वो उसकी स्पीड जो है बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सीलरेशन एबिलिटी या त्वरण क्षमता। तो एक्सीलरेशन एबिलिटी का डेफिनेशन अगर हम बोलें तो कैपेसिटी टू इंक्रीज स्पीड क्विकली फ्रॉम अ स्टेशनरी और स्लो मूविंग पोजीशन, रुकी हुई स्थिति से या फिर जो बहुत स्लो पोजीशन अगर कोई रहेगी वहां से तेजी से जो गति जो है वो बढ़ती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि कोई फुटबॉलर है, वो तेजी से यहाँ पर दौड़ता है किसी बॉल के लिए खड़ी हुई स्थिति में, पहले खड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, बॉल को देखेगा, फिर बॉल अगर उसके पास में से कहीं आ रही है तो वो तेजी से बॉल के लिए दौड़ेगा। तो ये क्या हो गई, एक्सलेरेशन एबिलिटी इसको बोलते हैं। तो रुकी हुई स्थिति से वो तेजी से फिर दौड़ता है, या फिर स्लो स्लो अगर दौड़ रहा होगा, फिर वहां से अचानक से देखेगा बॉल आ रही है और तेजी से बॉल लेने के लिए वो दौड़ेगा। उसके अलावा देखिए रेजिस्टेंट स्प्रिंटिंग अगर करते हैं, जैसे कोई दौड़ने के लिए पैराशूट का मदद लेंगे, या कोई रेजिस्टेंट बैंड रहते हैं, ठीक है, उनकी मदद से कोई प्रैक्टिस के लिए इस तरह से दौड़ते हैं। और इस तरह के जो स्पीड है वो कौन से खेलों में जरूरत उसकी ज्यादा रहती है? फुटबॉल के अंदर और शॉर्ट डिस्टेंस के जो रनिंग रहती है उसके अंदर ज्यादा ये रहती है, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस रेस है, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, ठीक है, इस तरह की रेसों के अंदर रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहती है इस तरह की एबिलिटी, फुटबॉल के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर एक्सेलरेशन एबिलिटी। फिर फोर्थ इसमें है लोकोमोशन या स्प्रिंटिंग स्पीड। लोकोमोशन या स्प्रिंटिंग स्पीड क्या होती है? जब कोई खिलाड़ी अपनी टॉप स्पीड को, अधिकतम गति को हासिल कर लेता है दौड़ते ही समय, ठीक है, स्प्रिंटिंग के ही टाइम पर, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन स्पीड। तो और इजीली हम समझते हैं, मान लीजिए कोई खिलाड़ी 100 मीटर का रेस अगर दौड़ रहा है, वो यहाँ से स्टार्टिंग लाइन से जब रेस को स्टार्ट करेगा, ठीक है, पूरी रेस को दौड़ते दौड़ते कहीं उसका ऐसा पॉइंट भी आएगा जब वो अपनी टॉप स्पीड में रहेगा, यानी इससे ज्यादा वो नहीं दौड़ पाएगा, अपनी पूरी क्षमता उसने लगा ली, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा उसकी शरीर की कैपेसिटी नहीं है, अपनी पूरी कैपेसिटी तक वो पहुंच चुका है, अपनी टॉप स्पीड तक वो पहुंच चुका है। तो वही टॉप स्पीड पे जब पहुंच जाता है उसको ही बोलेंगे हम स्प्रिंटिंग स्पीड या फिर लोकोमोशन स्पीड। तो आई होप क्लियर है यहाँ तक बात। तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि लोकोमोशन स्पीड क्या है, कि खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते जब अपनी अधिकतम गति को प्राप्त करता है। ऐसा ही नहीं है कि कोई खिलाड़ी जो है दौड़ेगा, ठीक है, अपनी फुल स्पीड से और आखिर तक वैसा ही दौड़ता रहेगा, कभी उसकी स्पीड जो है वो कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी थकान की वजह से थोड़ा कम होता है और कभी ज्यादा होती है। जब सबसे ज्यादा उसकी स्पीड रहेगी वो होता है उसका लोकोमोशन स्पीड। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं उसेन बोल्ट जो है वो अपनी टॉप स्पीड को उन्होंने हासिल कर लिया है, ठीक है, 100 मीटर की रेस के बीच में। फिर रग्बी प्लेयर भी यहाँ पर अपनी फुल स्पीड में दौड़ते हैं ओपन फील्ड के अंदर। अब ट्रेनिंग मेथड क्या रहते हैं, इस तरह की स्पीड को कैसे डेवलप हम कर सकते हैं? तो 40 से 100 मीटर की जो है वो स्प्रिंट दौड़ हम दौड़ सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस हम डेली कर सकते हैं, मैक्सिमम एफर्ट लगाकर, अपनी शरीर की पूरी क्षमता लगाकर रोज 40 से 100 मीटर जब दौड़ेंगे तो इस तरह की स्पीड जो है हमारी बढ़ जाएगी। फिर इसमें है फ्लाइंग स्प्रिंट।
फ्लाइंग स्प्रिंट क्या होता है, जैसे धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए अपनी जो है मैक्सिमम वेग तक पहुंचना, मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचना। ठीक है, पहले क्या करेंगे, धीरे धीरे से चलेंगे, फिर अपनी गति को फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, और फिर सबसे ज्यादा अपनी पूरी क्षमता लगा के दौड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे फिर वो क्षमता हमारी अंदर आ जाएगी। फिर एक होता है ओवर स्पीड ट्रेनिंग। तो ओवर स्पीड ट्रेनिंग के लिए क्या है, जैसे कोई ढलान पर दौड़ना। अब कोई ढलान वाला रास्ता होगा, वहां पर तो हमारे पाँव अपने आप ही चलेंगे। कोई ढलान से आपको नीचे दौड़ने के लिए बोलेगा तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आप चाहे ना चाहे आपको वो अपने आप ही आपके पाँव चलेंगे। वहां पर भी क्या होता है, हमारी शरीर की फुल कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर लगती है। ओवर स्पीड ट्रेनिंग उसको बोलते हैं। और ये कौन से खेलों में इस तरह की गति की जरूरत रहती है, जैसे ट्रैक और फील्ड के जो रेसें रहेंगी, ज्यादातर वही है जो रेसेस जिसमें रहेंगी उनके लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। रग्बी में, सॉकर के अंदर यानी फुटबॉल के अंदर, रग्बी के अंदर ट्रैक और फील्ड के भी इवेंट इसमें रहते हैं, जैसे हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, और जो है थ्रोइंग के है। ठीक है, इस तरीके से ट्रैक और फील्ड के जो भी इवेंट रहेंगे उसमें, रग्बी में, फुटबॉल में, इस तरह के खेलों में लोको मोशन स्पीड की आवश्यकता जो है वो होती है। फिर फिफ्थ इसमें आता है स्पीड इंड्योरेंस या गति सहन शक्ति। तो स्पीड इंड्योरेंस क्या होता है, तो इंड्योरेंस हमने क्या पढ़ा हुआ था कि लंबे समय तक काम करने की क्षमता बिना थके हुए, वो होता है इंड्योरेंस। तो स्पीड इंड्योरेंस क्या हो गया कि हाई स्पीड को मेंटेन करते हुए, ठीक है, स्पीड भी मेंटेन होनी चाहिए और लंबे समय तक वो स्पीड मेंटेन होनी चाहिए और थकने भी नहीं चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक बिना थके हुए कोई खिलाड़ी जो है वो एक ही स्पीड में दौड़ रहा है तो वो हो जाएगी स्पीड इंडोरेंस। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 400 मीटर का जो रनर रहता है वो अपनी हाई स्पीड को मेंटेन रखता है फिनिशिंग लाइन तक। ठीक है, स्टार्टिंग लाइन से लेकर वो एक स्पीड को मेंटेन करता है अपनी फिनिशिंग लाइन तक। ठीक है, बिना थके हुए वो फिर 400 मीटर की रेस को कंप्लीट कर पाता है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है 400 मीटर रनिंग का। फिर दूसरा एग्जाम्पल बास्केटबॉल का प्लेयर का हम ले सकते हैं। बास्केटबॉल की गेम भी बहुत फास्ट चलती है, वहां पर भी अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना पड़ता है, बिना थके हुए बार बार जो है इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। तो एक बास्केटबॉल 400 मीटर, ये कुछ एग्जाम्पल है। और भी बहुत सारे गेम है जहाँ पर स्पीड इंडोरेंस जो है वो जरूरी रहता है। तो हिंदी में भी हम ऐसे बोल सकते हैं, लंबे समय तक थकान के बिना उच्च गति या हाई स्पीड बनाए रखने की क्षमता क्या होती है, गति सहन शक्ति होती है। तो बहुत से लोगों के ऐसे भी कमेंट आते हैं बार बार कि आप हिंदी में भी बताया करें, तो मैं हिंदी में ही बोलती हूँ ज़्यादातर। लेकिन जो राइटिंग जो रहती थी ज़्यादा वो इंग्लिश में ही रहती थी, लेकिन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर मैंने हर जगह यहाँ पर हिंदी को भी ऐड किया है। तो जो हिंदी में ज़्यादा अच्छे से समझते हैं लिखा हुआ, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने आप से भी। लेकिन ज़्यादातर मैं हिंदी में ही यहाँ पर बोलती हूँ, आम जो बोलचाल की भाषा है उसमें ही बोलती हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। फिर ट्रेनिंग मेथड क्या रहते हैं, प्रशिक्षण विधियां क्या रहती है। ट्रेनिंग मेथड के अंदर इसमें जो है वो रिपीटेड स्प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, कम आराम के साथ लेकिन बार बार जो है वो स्प्रिंट रेसेस यहाँ पर की जा सकती है, ताकि जो है रिकवरी और स्पीड दोनों ही क्या है बनी रहे। इसमें ऐसा कर सकते हैं, जैसे बार बार आपको, जैसे 100 मीटर की रेस है या 200 मीटर की, बार बार आपको स्प्रिंट करवाया जाए और उसमें जो है वो आराम वो कम दिया जाए, यानी रिकवरी का टाइम जो है वो दिया जाए लेकिन कम मात्रा में दिया जाए, ताकि जो है स्पीड भी बनी रहे और इससे स्पीड भी आगे डेवलप हो ज़्यादा। और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रेसों की ट्रेनिंग भी यहाँ पर करवाई जानी चाहिए, लेकिन ये इंटरवल के अंदर, इंटरवल ट्रेनिंग बेस्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी कि 200 से 400 मीटर की जो है वो दूरी की रेसें यहाँ पर करवानी चाहिए फुल स्पीड में, लेकिन इंटरवल के लिए थोड़ा इसमें बीच में ब्रेक दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा टेम्पो रन यहाँ पर किया जा सकता है। मैक्सिमम जो स्पीड रहती है खिलाड़ी की, उससे थोड़ा कम गति पर लेकिन लगातार दौड़ना, ताकि लंबे समय तक जो है गति सहनशीलता शरीर के अंदर बढ़े। लॉन्ग टर्म स्पीड कैपेसिटी उसको बढ़ाने के लिए पूरा मैक्सिमम स्पीड से नहीं दौड़ना, उससे थोड़ा कम गति पर लेकिन बार बार दौड़ना है। तो इस तरीके की भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से खेल है जहां पर स्पीड इंडोरेंस जरूरी रहती है? तो ये हमारा बास्केटबॉल रहेगा, सॉकर है, मिडल डिस्टेंस की जो इवेंट रहती है, ट्रैक इवेंट, मिडल डिस्टेंस की जो रेसें रहती है, वहां पर इस तरह की जो स्पीड इंडोरेंस है वो काम में आती है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट ये हो जाता है स्पीड के टाइप। तो हमने इसकी जो मेथड है, ट्रेनिंग मेथड, या उसको कैसे डेवलप किया जाए स्पीड को, वो भी साथ साथ में ही कवर कर लिए हैं। तो स्पीड भी हमारा एक कंपोनेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट होता है। अगर बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो हमें चोटें लगने का खतरा भी कम रहता है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और ये प्रैक्टिस से ही आता है। जितना हम बॉडी को प्रैक्टिस देंगे उतना हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? अगर डेफिनेशन की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मसल। ठीक है, मसल की वो क्षमता होती है, वो योग्यता होती है, और जोड़ों की वो क्षमता और योग्यता होती है जिसकी वजह से हम अपने बॉडी को फुल रेंज में जो है वो मोड़ सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं बिना किसी पेन के और स्टिफनेस के। तो बोल सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मसल एंड जॉइंट टू मूव थ्रू देयर फुल रेंज ऑफ मोशन विदाउट पेन और स्टिफनेस। तो हिंदी में अगर समझना है किसी को तो लचीलापन इसको बोलते हैं। लचीलापन वो क्षमता होती है जिसमें मांसपेशियों और जोड़ों को बिना दर्द या अकड़न के उनकी पूरी गति सीमा तक हिलाया डुलाया जा सकता है। और ये फिटनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, घटक होता है, जिससे ओवरऑल मूवमेंट जो रहती है, ठीक है, समग्र गति की जो क्षमता रहती है या चोटों से बचाव है खेलों के अंदर, जब चोटें लगती है उससे हम बच सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और जो बेहतर प्रदर्शन खेलों के अंदर उसको करने में यह सहायता करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गेमों के अंदर, एथलेटिक्स के अंदर है, बहुत सारी ऐसी गेम है, जैसे मेनली जो जिम्नास्टिक है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये होती है फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर हम अपनी मसल और जोड़ों को स्ट्रेच कर पाते हैं उनकी पूरी रेंज ऑफ मोशन में। ठीक है, यहाँ पर रीढ़ की हड्डी का लचीलापन हमें साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपना रीढ़ की हड्डी को इतना मोड़ पा रहे हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पूरा जमीन तक हाथ को टच कर पाते हैं इस तरह से मोड़कर। तो ये हर एक पर्सन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल जो है वो डिफरेंट रहता है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो बहुत सारे योगा के पोस्चर हमने अभी कुछ ही टाइम पहले योगा के भी चैप्टर किए हुए हैं। तो वहां पर देखिए बहुत सारे ऐसे पोस्चर है जिनको जो है आमतौर पर शुरुआत में ही हम नहीं कर पाते हैं। जिसके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो ज्यादा उस पोस्चर को कर पाएंगे। धीरे धीरे जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अंदर बढ़ाया जा सकता है प्रैक्टिस करके। उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके मेथड भी होते हैं, वो हम आगे करेंगे। उसके बाद देखिए टाइप इसका कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम मेथड कर लेंगे। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है एक, दूसरी पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सक्रिय लचीलापन और पैसिव होती है निष्क्रिय लचीलापन। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? जहां पर हम किसी दूसरे पर्सन की मदद नहीं लेते हैं। एक होता है अपने आप ही बॉडी को स्ट्रेच करना, ठीक है, अपना जितना हमसे हो पा रहा है, कोई हम पोस्चर बना रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने आप से ही उसको कर रहे हैं, किसी दूसरे पर्सन की मदद नहीं ले रहे हैं। कोई भी असिस्टेंट्स हमारे पास या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या कोई स्ट्रेचिंग बैंड है, उन सब का उपयोग नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही बॉडी को जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। तो आपने कई सारी ऐसी एक्सरसाइज देखी होंगी, जैसे एग्जांपल के लिए ये वाली है,
जहां पर हम अपने पाँव को अपने आप से ही ऊपर उठा लेते हैं आराम आराम से, और फिर उस पोजीशन में होल्ड करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो वो होता है हमारा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर अपने आप से ही हम बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो सक्रिय लचीलापन वह क्षमता है जिसमें केवल अपनी मांसपेशी की शक्ति का प्रयोग करके किसी स्थिति को खींच कर धारण किया जाता है और बिना किसी बाहरी बल के या सहारे के। तो ये होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये है एग्जाम्पल। पैर को उठाकर ऊंचे किक की स्थिति में बिना सहारे के उसको रोक के रखना थोड़ी देर के लिए, जितना हो सकता है उतनी देर तक रोक के रखना, फिर उसको वापिस छोड़ना और फिर से पोस्चर बनाना। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हाथ को सिर के ऊपर उठाकर बिना दूसरे हाथ की मदद लिए उसी स्थिति में रोककर रखना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो एक दो यहाँ पर मैंने बता दिए। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी सिंपली याद रखना है जहां पर हम किसी दूसरे पर्सन की मदद नहीं लेते हैं, अपने आप से ही कोई पोस्चर बनाते हैं, बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो यूजफुल होती है, जैसे डांस के अंदर जिम्नास्टिक जो करते हैं या मार्शल आर्ट जो करते हैं उनके लिए यूजफुल रहता है, जिससे मसल की स्ट्रेंथ और मसल का कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव होता है। और इसके बाद है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, निष्क्रिय लचीलापन। क्या होता है, जहां पर कोई बाहरी मदद की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे कोई स्ट्रेचिंग बैंड है या कोई दूसरा पर्सन रहेगा या कोई इक्विपमेंट है, उसका सहारा लेकर बॉडी को जब स्ट्रेच किया जाता है उसको बोलते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया मैंने, यहाँ इमेज में आप और क्लियर आपको हो जाएगा इमेज में। तो यहाँ पर कोई दूसरा पर्सन है जो यहाँ पर बॉडी को स्ट्रेच करने में मदद कर रहा है, और यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग बैंड भी है, इसके सहारा लेकर जो है वो स्ट्रेच किया जा रहा है। तो वो हो गया हमारा पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये हो गया एग्जाम्पल, जैसे कोई इमेज में आप देख सकते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में कोई पट्टा का उपयोग करके पैर को धड़ की ओर खींचा जाता है, इसमें इस तरीके से। फिर दूसरा कोई एग्जाम्पल है, जैसे आगे की ओर झुकना, और ग्रेविटी का भी इसमें रोल रहता है। ग्रेविटी को भी एज ए एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लिया जा सकता है, आगे की ओर झुकना और गुरुत्वाकर्षण की मदद से बैठी हुई स्थिति में स्ट्रेच को गहरा करना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इस तरह की जो पैसिव स्ट्रेचिंग रहती है वो ज्यादातर जो कूल डाउन रूटीन रहता है, या कूल डाउन जब करते हैं, कूल डाउन कब करते हैं, जब कोई हैवी एक्सरसाइज जब करते हैं उसके बाद जब बॉडी को रिलैक्स करना होता है, उस टाइम पर जब बॉडी रिलैक्स हो रही होती है, तो ये कूलिंग डाउन प्रोसेस उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग की जाती है। फिजिकल थेरेपी वगैरह में जब कोई दूसरे जो डॉक्टर वगैरह थेरेपिस्ट रहते हैं वो जब इस तरह की थेरेपी करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, वहां पर यूज होता है। या कोई योग अभ्यासों के अंदर इस तरह का जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो यूज होती है। तो यहाँ पर क्या है, लंबे समय तक स्ट्रेच करके रखा जाता है, तो इसीलिए ये इन सब जगह पे ज्यादा यूज होती है। तो ये है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, जहां पर किसी दूसरे पर्सन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हम अब मेथड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके 3 मेथड है, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड, स्लो स्ट्रेचिंग एंड होल्ड मेथड, जिसको कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। फिर है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, PNF स्ट्रेचिंग भी इसको बोलते हैं शॉर्ट में। फर्स्ट है वॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड। तो वॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड क्या होता है, अब आपने कई बार इस तरह की एक्सरसाइज देखी होगी जहां पर कोई जंपिंग मूवमेंट होता है, या फिर हाथों को बिल्कुल ऐसा खींचकर थोड़ा स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, एक बाउंस क्रिएट किया जाता है, एक मूवमेंट क्रिएट किया जाता है, और एक मूवमेंट में रहते हुए बॉडी को थोड़ा खींचा जाता है, ठीक है, और उसी मूवमेंट का प्रयोग करके जब स्ट्रेचिंग की जाती है उसको बोलेंगे वॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये गर्ल है जो कि इस तरीके से स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करी है, अपने पाँव को छूने की कोशिश करी है। तो यही जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा सा उछाल लेकर ऐसा अगर करती है, जंप करके करती है, या अपनी बॉडी को थोड़ा सा खींचते हुए थोड़ा
स्ट्रेच करते हुए, ठीक है, गति में रहते हुए जब पाँव को छूने की कोशिश करेगी, तो इस तरह की जो भी बाकी एक्सरसाइज आती हैं जहां पर थोड़ा उछाल लेकर या थोड़ा जंप करके जब हम इस तरह का एक्सरसाइज करते हैं, पाँव को कोई टच करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज आपने देखी होंगी जहां पर एक हाथ से एक पाँव को टच किया जाता है, दूसरे हाथ से दूसरे पाँव को, फिर जंप किया जाता है, ठीक है, तो और फिर दोबारा से हाथ और पाँव को काउंटिंग में टच करने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके की जो भी एक्सरसाइज होती है वो हो जाएंगी हमारी बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग मेथड। तो इसमें क्या है, बॉडी के अंदर जो गति रहती है, जो मूवमेंट रहती है, उसी का ही इस्तेमाल करके जो है वो बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। तो इसमें जो टेक्निक रहती है, तो इसमें देखिए जो खिलाड़ी रहता है तेज और बार बार दोहराए जाने वाले मूवमेंट करता है जिसमें मांसपेशियां अधिक खींचती है और आमतौर पर बाउंसिंग मूवमेंट का उपयोग इसमें होता है। तो बिल्कुल वही जो मैंने अभी बोला कि इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज आपने देखी होगी जिससे एक जंप करके अपने हाथ और हाथों से पाँव को टच करने की कोशिश जब करता है, और दूसरा जैसे अपने साइड की तरफ को हाथों को पाँव को उछालते हुए ऊपर जो है वो क्लैपिंग की जाती है, और बहुत सारी इस तरह की ही एक्सरसाइज होती है जो कि एक मूवमेंट में की जाती है, गति में की जाती है, और बार बार रिपीट करके काउंटिंग में, जो आपने कैलिस्थेनिक की एक्सरसाइज आपने देखी होगी 1 2 3 ऐसे करते हुए जब करते हैं तो सारी क्या हो जाएंगी, बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग के अंदर आ जाएगी। तो इसी तरह से ये एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाता है जो इमेज में आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आगे झुककर अपने पाँव की उंगलियों को छूने की कोशिश करता है और खिंचाव के लिए वो बार बार उछाल लेता है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। दूसरा, इसमें पर्पस क्या रहता है, ठीक है, क्या इसका उद्देश्य रहता है, इसकी वजह से क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, मसल की अंदर जो है लचीलापन बहुत ज्यादा अच्छे से बढ़ जाता है क्योंकि इसमें एक बाउंसिंग मूवमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी रैपिडली बाय फोर्सिंग द मसल टू एक्सटेंड क्विकली, मांसपेशियों को तेजी से खींचकर जल्दी लचीलापन बढ़ाना। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो जल्दी बढ़ती है, मसल यहाँ पर खींच जो है वो ज्यादा पड़ती है, स्ट्रेच इसमें ज्यादा अच्छे से होता है। तो ये इस तरह के जो स्पोर्ट्स रहते हैं जैसे कोई मार्शल आर्ट है या ट्रैक इवेंट रहेंगे जहां पर एक्सप्लोसिव फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती है, वहां पर ये ज्यादा यूजफुल होता है इस तरह का मेथड। उसके बाद है स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, ठीक है, इसको स्टैटिक स्ट्रेचिंग या स्थैतिक स्ट्रेचिंग भी बोलते हैं। धीमा खिंचाव और पकड़ विधि, यानी पहले स्लो इसमें स्ट्रेच किया जाता है और कुछ देर तक उस पोजीशन में होल्ड किया जाता है, ठीक है, ये होता है स्लो स्ट्रेच मेथड। तो अभी हमने बॉलिस्टिक किया जिसके अंदर एक मूवमेंट में रहती है, एक उछल उछल के जो है वो एक रिपीट मूवमेंट में एक्सरसाइज जब करते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो स्ट्रेच होती है, और वो होता है हमारा बॉलिस्टिक। और स्लो स्ट्रेच के अंदर क्या हो गया कि इसमें धीरे धीरे से जो है वो जो है बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे मांसपेशियों को उनकी अधिकतम सीमा तक खींचा जाता है और एक लंबे समय तक लगभग 15 से 60 सेकंड तक उसी स्थिति में उसको पकड़ा जाता है या उसी स्थिति में बने रहने की कोशिश की जाती है। तो ये होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि धीरे धीरे बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है। यहाँ से जब बॉडी जो है वो धीरे धीरे ये आगे की तरफ को स्ट्रेच करेगी और पाँव को छूने की कोशिश करेगी और उसी पोजीशन में लगभग 15 से 60 सेकंड या 30 सेकंड तक लगभग जो है वो होल्ड करने की कोशिश करेगी। तो टेक्निक क्या है इसकी, सिंपल वही है कि पहले जो है वो खिलाड़ी धीरे धीरे से अपनी मसल को स्ट्रेच करेगा, जब उसको लगेगा कि मैं इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा उसको जो है स्ट्रेच वो यहाँ पर फील हो पा रहा है कि इससे ज्यादा नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर वो होल्ड करेगा, ठीक है, 30 सेकंड तक, लगभग 15 से 60 सेकंड के बीच में वो स्थिति में बना रहेगा और फिर धीरे धीरे से अपना पोजीशन छोड़कर वापस आएगा, फिर से जो है पोजीशन को रिपीट करेगा। तो एग्जाम्पल वही है कि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में बैठे हुए एक व्यक्ति धीरे धीरे आगे झुकता और 30 सेकंड तक स्थिति को पकड़े रखता है, इमेज में आप देख सकते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर इसका जो उद्देश्य क्या रहता है कि मांसपेशियों की लंबाई और समग्र लचीलापन इससे बढ़ता है, यानी कि जो मसल की लेंथ है वो इंक्रीज होती है और ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ती है। फिर आराम को बढ़ावा देना और मांसपेशियों में तनाव को कम करना। ठीक है, ये इसके उद्देश्य है कि मांसपेशियों के अंदर स्ट्रेस जो रहेगा उसको कम करना, या रिलैक्स की पोजीशन है उसको प्रमोट करना। बेनिफिट क्या रहते हैं कि ये सेफ रहता है। ठीक है, इसमें कोई जर्क नहीं होता है, मसल को चोट नहीं लग सकती है। कई बार होता है कि ज्यादा अगर मसल स्ट्रेच हो जाती है उनकी क्षमता से तो स्ट्रेन हो सकता है, लिगामेंट खिंच सकते हैं, या फिर कई सारी चोटें लग सकती है मसल में। लेकिन इस तरह का मेथड क्या है, सेफ रहता है, स्लो स्लो स्ट्रेच किया जाता है, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार। तो ये सेफ होता है, इफेक्टिव होता है सभी तरह की फिटनेस के लेवल के लिए। ठीक है, बिगनर टू एडवांस एथलीट सभी के लिए ये जो है इफेक्टिव रहता है और सेफ भी होता है। समय के साथ धीरे धीरे अभ्यास करने से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने में ये मदद करता ही है। फिर थर्ड मेथड है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जिसको PNF स्ट्रेचिंग भी बोला जाता है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग के अंदर क्या रहता है, देखिए इसमें जो है वो इस तरह की जो स्ट्रेचिंग टेक्निक है, इसमें पहले तो मसल को स्ट्रेच किया जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, आइसोमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बिना किसी मूवमेंट के। ठीक है, हिलाया नहीं जाएगा मसल को, पहले स्ट्रेच कर लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए पहले मसल को स्ट्रेच कर लिया जाएगा। आप चाहे तो किसी पार्टनर की भी मदद ले सकते हैं। मसल को स्ट्रेच किया जाएगा, फिर उसको बिना हिलाए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, थोड़ा संकुचन उसमें किया जाता है, और उसके बाद उसको रिलैक्स कर लेंगे मसल को, फिर आगे जो है वो स्ट्रेचिंग की जाएगी। तो ये एक प्रोसेस होता है, पहले स्ट्रेच करना, फिर उसको संकुचित करना, कॉन्ट्रैक्ट करना बिना मसल को हिलाए, उसके बाद फिर रिलैक्स किया जाता है, फिर दोबारा से स्ट्रेचिंग की जाती है। तो ये होता है पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इसकी टेक्निक क्या रहती है, पहले मांसपेशियों को उसकी जो है वो जहां तक स्ट्रेच होती है उसकी जितनी लिमिट है वहां तक उसको स्ट्रेच किया जाता है। ठीक है, पैसिवली किया जाएगा, जैसे कोई पार्टनर की मदद लेकर मसल को पहले स्ट्रेच किया जाएगा जितना हो सकता है, जहां पर कंफर्टेबल हो उतनी स्थिति तक उसको स्ट्रेच किया जाएगा। उसके बाद 5 से 10 सेकंड तक जो है मसल को पुश किया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। पहले क्या किया, मसल को स्ट्रेच किया, ठीक है, जितना हो सकता है, फिर उसको थोड़ा सा पुश किया, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट किया या संकुचन उसके अंदर कर लिया, थोड़ा सा धक्का दे दिया उसको, और फिर उसके बाद मांसपेशी को थोड़ा आराम दे दिया, और फिर दोबारा से खिंचाव को और ज्यादा थोड़ा गहरा कर दिया, फिर थोड़ा और ज्यादा स्ट्रेचिंग इसमें कर ली। आमतौर पर इसमें किसी पार्टनर की जरूरत रहती है। और उदाहरण के तौर पर यही आप देख सकते हैं जो इमेज में दे रखा है कि खिलाड़ी पीठ के बल लेट जाएगा और किसी पार्टनर की मदद से वो एक पाँव को ऐसे उठाकर स्ट्रेच करेगा थोड़ा सा पहले, फिर उसके बाद पुश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर थोड़ा रिलैक्स कर लेगा मसल को, और फिर और ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा गहराई में। तो ये टेक्निक थी। इसकी पर्पस क्या रहता है, उद्देश्य क्या रहता है कि जो गोल्जी टेंडन होते हैं, ऑर्गन गोल्जी टेंडन ऑर्गन जो रहते हैं उनको ये एक्टिवेट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और मसल जो है वो इस तरह का स्ट्रेचिंग करने के बाद और ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है वो मसल और रिलैक्स करती है। मांसपेशियों की ताकत, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों के अंदर ही सुधार होता है। बेनिफिट के अंदर क्या आएगा कि इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और मांसपेशियों की जो ताकत है, लचीलापन है, उसको सुधारने में मदद मिलती ही है। तो ये तो सभी के अंदर है कि मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये 3 मेथड हमारे हो जाते हैं, पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग, स्लो एंड होल्ड स्ट्रेचिंग, और फर्स्ट क्या था, वॉलिस्टिक स्ट्रेचिंग। तो ये तीनों क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया इस तरीके से जा सकता है। टाइप हमने कर ली है। नेक्स्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है,
ठीक है। कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी की वो एबिलिटी रहती है जहां पर हमारे हाथ, पांव, आंखें, ठीक है, बॉडी के जो सभी पार्ट्स है वो मिलकर काम करते हैं, तब जाके हम कोई मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है, जहां पर हमारे शरीर के सारे अंग मिलकर काम करते हैं। जैसे अगर हमें कोई गेम खेलनी है या कोई एक्सरसाइज करनी है, डांस करना है, रनिंग करनी है, तो वो हमारी कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा हाथ, हमारे पांव, हमारी आंखें सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक संतुलन बन रहा है सभी के बीच में, कंट्रोल बनता है, तभी जाकर हम कोई मूवमेंट को कर पाते हैं। तो कोऑर्डिनेशन से मतलब क्या है, हमारा ये एक ऐसी एबिलिटी है बॉडी की जहां पर सारे शरीर के अंग मिलकर काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। इसको हम और आगे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये क्या करता है, कोई कंट्रोल्ड या बैलेंस्ड या स्किलफुल तरीके से मूवमेंट करने में काम करता है। जैसे कोई कैच करना, बॉल को, कोई बॉल है या उसको कैच करना, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बॉल को शॉट मार रहा है, उसको अगर कैच करना है तो वहां पर हमारे हाथ, हमारी आंखें, हमारा दिमाग, हमारे पांव सभी जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, दौड़ के अगर बॉल को पकड़ना तो हमें दौड़ते हुए नहीं पता चलता है एक बार में कि कहाँ बॉल गिरनी है, ऐसे कैसे पता चलेगा। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो पता चलेगा, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा खिलाड़ी दौड़ते दौड़ते किस तरीके से डिफिकल्ट कैच भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका जो है बॉडी जो है अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पा रही है, तभी जाके उनके अंदर वो स्किल डेवलप हुई है कि वो बॉल को ऐसे भागते हुए कैच कर पा रहे हैं, स्थिति का पता लगा रहे हैं कि कहाँ पे बॉल आ रही है और कैसे हमने अपने हाथों को करना है। आंखें भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाएगी कि आंखों से हमने देखा, फिर माइंड ने बताया कि यहाँ पर बॉल पड़ने वाली, फिर हमने हाथ आगे किए, फिर इस तरीके से हम दौड़े। तो ये सारी चीजें क्या है, एक हम कंट्रोल में जब रहेगी, एक कोऑर्डिनेशन में रहेगी, तो जितना अच्छा बॉडी का कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस कोई खिलाड़ी कर पाता है। इसके अलावा कोई डांस करता है, डांस के अंदर बहुत सारे मूवमेंट रहता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन, जैसे ग्रुप डांस है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन है, ये तो चलो अलग बात हो गई कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर बात हो रही कि अपने ही बॉडी के अंगों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन। कोई सिंगल डांस भी कर रहा है तो वहां पर भी हाथ को ऐसे मूवमेंट करना है, या फिर अपने सॉन्ग के साथ कैसे कैसे कहाँ पर क्या मूवमेंट करना है, कान ने सुना, आंख ने देखा, ठीक है, और फिर बॉडी ने रिएक्ट किया। तो ये सारा क्या है, कोऑर्डिनेशन का ही कमाल है। तो बॉडी कितना ज्यादा बॉडी के अंदर कंट्रोल है, बैलेंस है, तो उसी चीज पे डिपेंड करता है किसी भी पर्सन का परफॉर्मेंस। तो इस एबिलिटी को हम बढ़ा कैसे सकते हैं, कितने इसके टाइप होते हैं, वो हम करेंगे आगे। तो उदाहरण हमने यही कर लिया कि गेंद को पकड़ना, नृत्य करना, दौड़ते समय किक करना, ये सारे क्या है, कोऑर्डिनेशन के ही उदाहरण है। आई होप कोऑर्डिनेशन में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। फिर आगे इसके टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन एबिलिटी या समन्वय की क्षमताओं के प्रकार कौन से रहते हैं। तो ये कुछ 7 तरह के होते हैं। एडेप्टेशन एबिलिटी, बैलेंस एबिलिटी, कॉम्बिनेटरी और कपलिंग एबिलिटी, काइनेस्थेटिक एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, ओरिएंटेशन एबिलिटी और डिफरेंशिएशन एबिलिटी। तो इस तरीके से 7 होती है। अनुकूलन क्षमता, संतुलन क्षमता, संयोजन क्षमता, काइनेस्थेटिक क्षमता, ताल क्षमता, ओरिएंटेशन और विभेदीकरण क्षमता। तो इनको हम करेंगे आगे वन बाय वन। पहले देखिए एडेप्टेशन एबिलिटी क्या होती है, अनुकूलन क्षमता क्या होती है। अब स्थिति बदलने पर जब गति भी बदलने की जो क्षमता रहती है, यानी कई बार खेल में क्या है कि मूवमेंट जो है वो अचानक से चेंज होता है। अब कोई फुटबॉल खेल रहा है, बॉल दूसरे को पास कर दी, फिर तीसरे को, ठीक है, क्या है, मूवमेंट बार बार से क्या हो रहे, चेंज हो रहे हैं। पहले आप बॉल के लिए किसी एक के पीछे दौड़ रहे हैं, बॉल दूसरी जगह चल गया, फिर दूसरी तरफ को आप मुड़ गए। तो उस तरीके से जब मूवमेंट चेंज होती है तो आपकी जो है वो गति भी यहाँ पर बदलती है, स्पीड भी आपको बदलनी पड़ती है। तो अचानक से जो है वो मूवमेंट के साथ गति बदलने की जो क्षमता होती है, उस तरह का जो कोऑर्डिनेशन है उसको बोलेंगे एडेप्टेशन एबिलिटी।
आप अडेप्ट कर लेते हो, ठीक है, अपने गति को उसी हिसाब से वो है चेंज कर लेते हो। उदाहरण के तौर पर यही है कि खेल में देखिए किसी को भी डॉज देना, ठीक है, चकमा देने के लिए तेजी से अपना डायरेक्शन जब चेंज कर देना, ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि खेलते समय किसी को अगर चकमा देना है उस टाइम पर तेजी से क्या कर देना है, अपना डायरेक्शन बदल देना है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एडेप्टेशन एबिलिटी का। फिर है बैलेंस एबिलिटी, संतुलन क्षमता। तो संतुलन क्षमता क्या हो गया, खड़े रहते या चलते समय शरीर को स्थिर रखना। जब हम खड़े रहते हैं या चल रहे हैं तो बॉडी कैसे हमारी स्थिर रहती है, स्टेबल कैसे रहती है, वो हमारी बैलेंस पे डिपेंड करता है। बॉडी के अंदर बैलेंस हमारा कैसे बना है, वो हमारे अंदर क्षमता रहती है, कोऑर्डिनेशन का ही एक पार्ट रहता है। एक बैलेंस बना के रखना बॉडी के अंदर, खड़े हो या चल रहे हो उस टाइम पर बॉडी को स्टेबल रखना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, स्टैंडिंग ऑन वन लेग और लैंडिंग आफ्टर अ जंप, ठीक है, या तो जंप करने के बाद जब लैंड करते हैं उस टाइम पर, और एक पांव पर खड़े रहना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, बैलेंस जो बनाते हैं। और भी एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, बैलेंस हम बहुत तरीके से बनाते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल क्या है, एक पांव पे खड़ा होना या फिर कूदने के बाद जो है वो बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना। तो ये किसके हैं, सारे पार्ट कोऑर्डिनेशन के ही अंदर आते हैं। बैलेंस हो गया या फिर अडेप्ट करना चीजों को, जैसे स्थिति बदलती है वैसे ही बदल जाना एकदम से शरीर को। फिर है कॉम्बिनेटरी और कपलिंग एबिलिटी, संयोजन क्षमता, शरीर के अंगों की गतियों को एक साथ जोड़ना, ठीक है, कंबाइनिंग मूवमेंट ऑफ अ बॉडी पार्ट स्मूथली। जैसे कि शरीर के जो बॉडी पार्ट्स रहते हैं उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीड रहेगी, गति रहेगी, उनको एक साथ जोड़कर काम करना। उदाहरण के तौर पर जैसे दौड़ते हुए गेंद फेंकना, एक तो रनिंग इसमें हो रही है, ठीक है, रनिंग भी यहाँ पर हो रही है, और दौड़ते दौड़ते क्या हो रहा है, किसी बॉल को फेंकना भी है। दो चीजें यहाँ पर साथ में मिलकर काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन हमारा दिख रहा है बॉडी में, एक तो दौड़ भी रहे हैं और बॉल को भी फेंकना है और सही तरीके से फेंकना है। तो ये दो चीजें हमारी मिलकर काम कर रही है, तो कपलिंग एबिलिटी हो जाती है। फिर है काइनेस्थेटिक एबिलिटी। तो ये जो एबिलिटी रहती है, तो यह बिना देखे हुए शरीर की गतियों को महसूस करना और उन पे कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये किस तरह का कोऑर्डिनेशन स्किल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम फील कर पाते हैं अपने बॉडी के मूवमेंट को और उनको कंट्रोल कर पाते हैं बिना उसको देखे हुए। उदाहरण के तौर पर जैसे जिम्नास्ट जो रहता है बिना पैरों को देखे हुए फ्लिप जब करता है, आपने देखा होगा जिम्नास्ट को, वो अपना बॉडी का बैलेंस कितना अच्छा बनाता है और बिना देखे हुए अपनी बॉडी की मूवमेंट को फील करता है, समझता है, और फिर बिल्कुल सही जगह पर वो फ्लिप करता है और टिक पाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है बैलेंस का, बैलेंस नहीं कोऑर्डिनेशन का। तो कौन से कोऑर्डिनेशन का, काइनेस्थेटिक एबिलिटी होती है ये, जिसकी वजह से हम अपने बॉडी की मूवमेंट को फील कर पाते, कंट्रोल कर पाते उसको बिना देखे हुए। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि बास्केटबॉल खिलाड़ी जब बिना देखे हुए ड्रिबल करता है, ठीक है, ड्रिबल आपने बहुत बार देखा होगा, किया भी होगा, कि बास्केटबॉल के अंदर जब ड्रिबलिंग हम करते हैं तो उसको बिना देखे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम उस मूवमेंट को फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये हमारे शरीर की कौन सी एबिलिटी होती है, काइनेस्थेटिक एबिलिटी होती है और कोऑर्डिनेशन का ही टाइप है। फिर है रिदम एबिलिटी या ताल क्षमता। तो जहां पर एक ताल के साथ, एक रिदम के साथ, एक टाइमिंग के साथ यहाँ पर जब कोई चीज की जाती है, जैसे कोई डांस कर रहा है, ठीक है, डांसिंग है, या स्किपिंग रोप एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है, रस्सी पे जब कूदते हैं, काउंटिंग भी हम करते हैं टाइमिंग के साथ, ठीक है, 1 2 जैसे भी करते हैं, जिस हिसाब से फास्ट करें स्लो करें, लेकिन एक रिदम में करते हैं। रस्सी हमारी एक रिदम में आती है, ठीक है, हाथ जब आते हैं, पांव उठते हैं, और उसी तरीके से डांस के अंदर भी हमारा काम जब होता है रिदम के साथ, एक सॉन्ग के ऊपर कर रहे हैं या फिर किसी अपने मुंह से बोल के एक ताल के साथ एक रिदम में जब करते हैं, या काउंटिंग करके कोई स्टेप करते हैं,
तो वो क्या हो रहा है, एक रिदम में जब चीजें हो रही है, एक टाइमिंग के साथ हो रही है, तो ये हमारे शरीर की एबिलिटी ही होती है, जहां पर हमारे हाथ पांव आंखें सब मिलकर काम करते हैं, एक रिदम बनाते हैं। फिर सिक्स्थ इसमें है ओरिएंटेशन एबिलिटी। तो यहाँ पर हम अपना जो पोजीशन है उसको पहचानते हैं। जैसे हमने अभी पहले किया था कि हम अपना जो है मूवमेंट को फील करते हैं, उसको समझते हैं और कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल थोड़ा वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर हमें पहले से पता रहेगा हमारा पोजीशन क्या है, कहाँ पर जाकर हमने जंप करना है, कहाँ पे जाके लैंड करना है। जिम्नास्टिक का ही उदाहरण ले लीजिए कि एक जिम्नास्ट जब फ्लिप करता है, ठीक है, तो वो जब हवा में फ्लिप लगाकर जब उसको लैंड करना होता है तो उसको पता होता है अपना पोजीशन, उसको कहाँ लैंड करना है। तो वो हमारा क्या ओरिएंटेशन एबिलिटी होती है। और इसकी वजह से ही एक जिम्नास्ट जो है वो फ्लिप जब करता है हवा में तो उसको अपना लैंडिंग पता होती है और अपना सही तरीके से वो लैंडिंग कर पाता है। तो किसी के अंदर अगर ओरिएंटेशन की एबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो बहुत अच्छी तरीके से फ्लिप को वो लैंड करता है। कई बार आपने देखा होगा कोई खिलाड़ी जो है वो गिर भी जाते हैं, वो लैंड नहीं कर पाते अच्छे से। इसका मतलब है कि उन्हें अपनी ओरिएंटेशन एबिलिटी पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर हमारा है 7 डिफरेंशिएशन एबिलिटी, विभेदीकरण क्षमता या डिफरेंशिएशन एबिलिटी इसको बोलते हैं। तो ये इस तरह की एबिलिटी होती है जैसे फाइन ट्यून मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है, बिल्कुल एक्यूरेसी और प्रिसाइसली यहाँ पर जो मूवमेंट होती है। तो हिंदी में अगर जिसको समझना है तो ये उस तरह की क्षमता होती है जहाँ पर जो गतियां रहती हैं या मूवमेंट रहेगी उसको बिल्कुल सटीकता के साथ और शुद्धता के साथ ये नियंत्रित करने की क्षमता रहती है। ठीक है, जो मूवमेंट होती है उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ जब कोई इंसान कर पाता है तो वो क्षमता कौन सी हमारी रहती है, विभेदीकरण क्षमता रहती है। ठीक है, इसी की वजह से हम कोई भी मूवमेंट को बिल्कुल सटीकता के साथ और बिल्कुल एक्यूरेसी या शुद्धता के साथ कंट्रोल कर पाते हैं। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। और इस तरह की एबिलिटी जो रहती है ये हेल्प करती है एडजस्ट करने में कि अभी गेम है, गेम के अंदर कई सिचुएशन होती है। ठीक है, कहाँ पर कब हमें अपनी स्पीड चेंज करनी पड़ सकती है, टाइमिंग चेंज करनी पड़ सकती है या फोर्स चेंज करना पड़ सकता है। तो गेम की सिचुएशन के हिसाब से अपने जो स्पीड टाइमिंग है, फोर्स है, बल है, जो है सारा एडजस्ट करना पड़ता है और उन सबको एडजस्ट करने में हेल्प करती है हमारी विभेदीकरण क्षमता। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बास्केटबॉल के अंदर कोई अगर ड्रिबलिंग करता है, ड्रिबलिंग आपने देखा होगा कि जब हम ड्रिबलिंग करते हैं तो बिल्कुल राइट फोर्स के साथ, यानी जब यहाँ से हम बॉल को उछालते हैं तो हमें पता होता है बॉल इतने लेवल पर हमारे हाथ तक पहुंच जाएगी और उसी तरीके से दूसरी बार फिर से। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम बिल्कुल उतना ही ताकत लगाते हैं जितना, क्योंकि हमें पता होता है इससे ज्यादा ताकत लगाएंगे तो बॉल ऊंचा जाएगा, कम ताकत लगाएंगे तो नीचा जाएगा। तो बिल्कुल सही तरीके से हम फोर्स लगाते हैं, वो हमारे हाथ जो है वो बिल्कुल वैसे ही बैठ चुके होते हैं, प्रैक्टिस हमारी हो चुकी होती है। तो ये कोऑर्डिनेशन की एबिलिटी हमारे हाथ की और हमारा दिमाग की कोऑर्डिनेशन हो चुकी होती है और इसी वजह से हम एक सही फोर्स लगा पाते हैं, सही बल जो है वो लगा पाते हैं ताकि बॉल ऊंची या नीची ना जाए, बिल्कुल एक्यूरेट उसी स्थान पर आ जाए। और फुटबॉल के अंदर जब हम सॉफ्ट पास देते हैं, ठीक है, पास देते हैं टाइम पर जो दूरी होती है वो बिल्कुल डिसाइडेड होती है। ठीक है, अगर हमारा जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, यहाँ पर है तो हम पास जब देते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इतने ही जोर से मारना होगा तभी यहाँ पर जाकर बॉल पहुंचेगी। अगर जोर से मारेंगे बॉल आगे कहीं चले जाएगी तो ओपोनेंट का खिलाड़ी बॉल को ले लेगा। ठीक है, या बॉल पीछे कहीं पास कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर बॉल को पास कर रहे हैं तो हमें पूरा पता होता है कि हमें इतनी ही फोर्स लगानी है, इतना ही जोर से मारना है ताकि हमारे ही खिलाड़ी तक बॉल चली जाए। तो ये वाली एबिलिटी हमारी होती है, कैसे आती है,
डेवलप कैसे हम कर सकते हैं वो हम आगे करेंगे कि कैसे कौन से मेथड होते हैं कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को डेवलप करने के लिए। लेकिन ये जो कैटेगरी है हमारी डिफरेंशिएशन एबिलिटी, तो इसके अंदर ये आता है जब जब भी हम किसी को पास देते हैं और हमें दूरी का अंदाजा जो है वो अपने आप लग जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन होता है। उसी तरीके से बैडमिंटन के अंदर जब हम ड्रॉप शॉट जो होता है उसको खेलते हैं, ठीक है, जब हम शॉट खेलते हैं और ड्रॉप शॉट के लिए थोड़ा हल्का सा जोर लगाते हैं या स्मैश के लिए ज्यादा जोर लगाते हैं, तो हमें पता होता है कितना जोर से अगर हम मारेंगे तो बॉल जो है लाइन के बाहर ना चले जाए। स्मैश मारना है तो कितना जोर से मारना है, या ड्रॉप करना है तो स्लो हमने ड्रॉप करना है। तो ये सारी कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे हाथ का कोऑर्डिनेशन, हमारी आंखों का, कैसे हम आंखों से देखते हैं कोई चीज, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, हमारा दिमाग, हाथ, आंखें, सब जो इंद्रियां होती है मिलकर काम करती हैं। फिर अब हम आगे देखते हैं कि इस जो मेथड जो रहते हैं उनको सॉरी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी जो रहती है उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, या कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर समन्वय क्षमताओं का विकास हम कर सकते हैं अपने अंदर। तो पहला देखिए प्रिंसिपल मेथड या बैरिड प्रैक्टिस, ठीक है, यानी कि अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करना, या एक ही तरीके से प्रैक्टिस अगर करेंगे तो यहाँ पर वो फायदा नहीं देगा, कोऑर्डिनेशन कम डेवलप होगा। तो ये अच्छा तरीका है कि हमें अलग अलग तरीकों से यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए, या कोई भी मूवमेंट है उसको अगर हम अलग अलग कंडीशन के अंदर जो है वो ट्राई करेंगे। मान लीजिए कोई अगर रनिंग कर रहा है, ठीक है, कोई अगर 100 मीटर की रनिंग बहुत अच्छी करता है, या सिंथेटिक ट्रैक पे अगर वो अच्छी रनिंग कर पाता है, तो उसको थोड़ा दूसरा ट्राई करना चाहिए कि वो सिंपल जो है मिट्टी वाले ग्राउंड पर वो प्रैक्टिस करे, या फिर दूसरा कोई ग्राउंड है वहां पर प्रैक्टिस करे, ठीक है। और अगर कोई जैसे इंडोरेंस अगर लगता है किसी को कि उनमें अच्छा इंडोरेंस है और वो 1500 मीटर या 2000, ठीक है, लंबी दूरी की दौड़े जो है वो अच्छा दौड़ पाता है, तो उन्हें थोड़ा अपना स्टेमिना चेक करने के लिए दूसरा उबड़ खाबड़ वाले जगह में थोड़ा दौड़ना चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग जो है कंडीशन का यूज करके यहाँ पर देखना चाहिए, ताकि उनका उनके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा बन पाए, और सभी तरह की कंडीशन का जब वो अच्छे से प्रयोग करते हैं तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन भी अच्छा बनता है। तो अगेन वही बात है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा तब डेवलप होता है जब अलग अलग तरीके से और अलग अलग परिस्थितियों में प्रैक्टिस की जाती है किसी भी मूवमेंट की। कोई भी अगर चाहे वो रनिंग से रिलेटेड हो या गेम, जितनी भी गेम है, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल हो, हर एक जो मूवमेंट रहता है या स्किल जो रहती है, अपनी स्किल को अलग अलग तरीके से या अलग अलग परिस्थितियों में ट्राई करना चाहिए प्रैक्टिस करने की, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा डेवलप होगा, ठीक है। तो हमेशा एक ही तरह की सेम ड्रिल नहीं करनी चाहिए, अलग अलग सिचुएशन को अपनाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर एक अच्छा उदाहरण है, जैसे फुटबॉल को किक मारना। एक तो है कि सिंपल घास के ऊपर फुटबॉल को किक मारने की प्रैक्टिस करना, दूसरा कर सकते हैं कि जो मड होता है, कीचड़ वाला एरिया है, वहां पर फुटबॉल को किक मारना, या रेत वाली जगह पर किक मारना। तो ये तीन अलग कंडीशन हो गई, यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन जो है वो अच्छा बनेगा अगर अलग अलग तरीके से हम इसको ट्राई करेंगे। सेकंड है यूज ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज, सामान्य और विशिष्ट व्यायामों का उपयोग, यानी जनरल और स्पेसिफिक दोनों ही तरह की एक्सरसाइज का इस्तेमाल करना चाहिए। जनरल एक्सरसाइज जो होता है वो पूरी बॉडी की कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करता है, ओवरऑल बॉडी की कोऑर्डिनेशन को ये इम्प्रूव करता है। इसके लिए स्कीपिंग है, या ठीक है, अपना रस्सी पर कूदना हो गया, या फिर जो बैलेंसिंग ड्रिल होती है उसको यहाँ पर कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो है जनरल, और भी सारी जनरल जो है वो एक्सरसाइज होती है नॉर्मली, ठीक है, जंपिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, तो जनरल है। इससे क्या होगा, ओवरऑल बॉडी का कोऑर्डिनेशन वो डेवलप होगा। स्कीपिंग जब करते हैं तो रस्सी पर जब कूदते हैं कोई,
तो वहां पर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है, क्योंकि हाथों से जब रस्सी कब कितना टाइम से आएगी, उसी सेम टाइम पर पाँव को उछालना है, पाँव में रस्सी नहीं फंसनी चाहिए, फिर वापस ये एक रोटेशन में चलता है, तो कोऑर्डिनेशन पूरा अच्छे से डेवलप होता है। इसमें देखिए हमारे हाथ है, पाँव है, आंखें हैं, सारे जो है बॉडी के पार्ट यूज हो रहे हैं। तो ये पूरा जनरल एक्सरसाइज के अंदर आ गया। स्पेसिफिक क्या हो गया कि एक स्पोर्ट्स रिलेटेड कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए ये अच्छा होता है। जैसे कोई बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग है या क्रिकेट बॉल बैटिंग की प्रैक्टिस है, तो उसी चीज से ही रिलेटेड यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी बास्केटबॉल की ड्रिबलिंग को हम प्रैक्टिस कर लें बार बार, ठीक है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज हो गई। और क्रिकेट की बैटिंग की प्रैक्टिस कर लें, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि उसी चीज में, जिस स्पोर्ट्स में हम चाहते हैं, उसी चीज की प्रैक्टिस अगर करेंगे तो वहां पर कोऑर्डिनेशन फिर अच्छा बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बास्केटबॉल का प्लेयर है तो वो सिर्फ बास्केटबॉल की स्पेसिफिक ही एक्सरसाइज करे, या कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेट से ही रिलेटेड जो है वो कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज करें, या कोई फुटबॉल का प्लेयर है या फिर खो खो का है, कबड्डी का है, टेनिस का है, उसी रिलेटेड करें। ऐसा नहीं है, दोनों ही तरह के व्यायाम करने चाहिए। जनरल भी जरूरी है क्योंकि उससे पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनता है। और फिर जो प्लेयर जहां पर जिस गेम से रिलेटेड है तो उनका भी करना चाहिए, तो दोनों ही इसमें रहने चाहिए। नेक्स्ट है करेक्ट एंड कॉन्शियस मूवमेंट। तो जो मूवमेंट रहती है बिल्कुल करेक्टली और केयरफुली करने की प्रैक्टिस करनी है, तब हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्पीड को ही महत्व देना है कि जल्दी से हमें सीखना है, जल्दी करना है, फास्ट चीजों को करना है। लेकिन सबसे पहले जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो बिल्कुल कोई भी मूवमेंट को कर रहे हैं, अगर स्किल को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके, चाहे स्लो ही करें लेकिन सही तरीके से करने की कोशिश करें। एक बार कोऑर्डिनेशन बन गया तो स्पीड अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो बिल्कुल मूवमेंट को सही तरीके से करना है और बिल्कुल सावधानी के साथ करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो वही बात है कि जो मूवमेंट है वो बिल्कुल एक्यूरेटली और बिल्कुल अवेयरनेस के साथ सीखना जरूरी है, जागरूकता के साथ सीखना जरूरी है। सिर्फ जो स्पीड है उसी पर ध्यान नहीं देना है, सही तरीके से करना है, वो चीज याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कोई टेनिस की सर्विस है, उसको सबसे पहले, टेनिस की हो, बैडमिंटन की हो, ठीक है, तो कोई भी सर्विस अगर हम दे रहे हैं, इस तरीके के कोई भी खेल है सर्विस वाले, तो सबसे पहले तो स्लो ही आप सर्विस करने की कोशिश करें। जब आप सीख रहे हो कोई चीज, टेक्निक सीख रहे हो, कोऑर्डिनेशन हमारा तभी बनेगा, पहले उसको सही तरीके से करना जरूरी है, ठीक है। स्लो ही सही लेकिन सही तरीके से टेक्निक को पहले किया जाना चाहिए। स्पीड तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगी। उसी तरीके से जो क्रिकेट का शॉट है, सबसे पहले उसको स्लो मारने की कोशिश कीजिए, एक्यूरेसी लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, फिर बाद में स्पीड के साथ उसी शॉट को करने की कोशिश की जानी चाहिए। फिर एडिशनल मीन्स या मोटर सेंस ऑर्गन, यानी अपने जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे प्रैक्टिस करानी है, ट्रेन कैसे कराना है, वो चीज हम देख सकते हैं। तो एक्सरसाइजेस, बहुत सारी जो एक्सरसाइज रहती हैं उनकी वजह से हमारे सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन कौन से हो गए, जैसे आंखें, कान, ठीक है, हमारे सूंघने की क्षमता, हम देखने की क्षमता, ठीक है, और सुनने की क्षमता हो गई, टच करना, फील करना, वो हमारे जितने सेंस ऑर्गन है उनको यहाँ पर ट्रेन करना है, बैलेंस करना है, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बनाना है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज जो आती हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज जो रहती है, उनकी वजह से जो है वो आईज, ईयर, इन सब का जो बैलेंस है सेंस ऑर्गन का, वो अच्छा बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हम देख सकते हैं, जैसे रिएक्शन ड्रिल हो गई, ठीक है, रिएक्शन ड्रिल हो गई, वो भी बिल्कुल लाइट या किसी साउंड के सिग्नल के साथ ऐसा करना चाहिए, ठीक है। कोई रिएक्शन ड्रिल है, उसको किसी कोई लाइट या कोई ऐसा बोल देगा कि ये साउंड जब होगा तो ऐसा करना है, तो उस तरीके से जब प्रैक्टिस होगी तो आंखें और हाथों की, कानों की, ठीक है, वो कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन बनेगा।
या जुगलिंग मूवमेंट हो गई, ठीक है। इसकी वजह से जुगलिंग मूवमेंट क्या होगी, जैसे गेंद को उछालना, तो इसकी वजह से जो आंखों और हाथों का कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा बनता है, वो इम्प्रूव होता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि सारे जो सेंस ऑर्गन हमारे होते हैं मिलकर वो काम करें, कोऑर्डिनेशन उनके बीच में अच्छा बने। तो इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, या इस तरह की रिएक्शन ड्रिल के साथ एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट फिफ्थ हमारा रिच वेरिएंट ऑफ एक्सरसाइज। तो बहुत तरह की अलग अलग तरह की एक्सरसाइज का यूज करना चाहिए, एक ही तरह की एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उसके अंदर वेरिएशन होना चाहिए। यानी कि इस तरह का जो ड्रिल होना चाहिए जिसमें बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन आ जाए, ठीक है, ताकि जो उस सिचुएशन है या परिस्थितियां उनके अनुसार जो है वो शरीर हमारा ढल जाए। तो इसमें क्या करना चाहिए, जो प्रैक्टिस है उसमें विविधता लानी चाहिए, यानी जो प्रैक्टिस है वो अलग अलग तरीके से करनी चाहिए या अलग अलग परिस्थितियों में करनी चाहिए, ताकि शरीर उन नई परिस्थितियों के अनुसार जो है वो ढल जाए। जैसे उदाहरण के लिए जो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस है वो अलग अलग साइज की बॉल के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, या ज्यादा वेट की ले ली, या कई बार कम वेट की ले ली, या बड़े साइज की ले ली, या छोटे साइज की ले ली। अलग अलग साइज और अलग अलग वेट की बॉल के साथ जो है वो प्रैक्टिस की जा सकती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये तो वॉलीबॉल का था, बाकी सभी गेमों के अंदर भी जो है जब प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो अभ्यास है उसमें वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है, उसमें विविधता होनी चाहिए, अलग अलग तरह के मूवमेंट को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इंक्रीज इन डिफिकल्टी। तो जब कोई चीज हम करते हैं तो वहां पर एक रूल हमारा हमेशा जो है वो यूज होना चाहिए, जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई मूवमेंट या कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसको बिल्कुल एकदम से ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई लेवल पर जाकर हम सीखने लग जाए। सबसे पहले तो इजी से ही स्टार्ट होता है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है। इसीलिए क्या है कि जो डिफिकल्टी है वो स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, वो धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट जो करना है वो इजी से करना है, आसान से करना है, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर जाना है, हार्ड की ओर जाना है। ऐसा नहीं कि एकदम से आप बिल्कुल हाई एडवांस लेवल की स्किल को सीखने लग जाओ। सबसे पहले बेसिक चीजें सीखो, फिर ये हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से जो होना चाहिए, तभी आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जो सिंपल बास्केटबॉल की ड्रिबल है वो यहाँ पर सबसे पहले सीखनी पड़ेगी। अगर आप अच्छा बास्केटबॉल का प्लेयर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रिबलिंग आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अकेली ड्रिबलिंग पे आप ध्यान दीजिए। जब ड्रिबलिंग अच्छे से आपका हाथ बैठ जाए या कोऑर्डिनेशन आपका अच्छा बन जाए बॉल के साथ, उसके बाद आप जो है वो कोन्स के साथ, ठीक है, कोन के बीच से आप ड्रिबलिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कोन्स लगा दिए और उसके साथ में फिर ड्रिबलिंग कर सकते हैं अपना कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और फिर बाद में जो ड्रिबलिंग है वो किसी ओपोनेंट टीम के साथ यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दूसरा ओपोनेंट प्लेयर है उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो डिफिकल्टी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ 5-6 तरीके थे जहां पर हम कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था कोऑर्डिनेशन, जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। बाकी यहाँ पर सारे कंपोनेंट जो है वो भी कंप्लीट इसी के साथ हो गए हैं स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के। अगर कोई भी डाउट या क्वेरीज आपकी रहती है तो आप मुझसे सोशल मीडिया पर इन सब आईडीज के द्वारा जुड़ सकते हैं। इन सब का ही लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट sportsandphysicaleducation.com को भी आप विजिट कर सकते हो, इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में ही आपको अवेलेबल हो जाती हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो कंपोनेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आगे हम प्रिंसिपल इसके करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो दिस इज अंजना ठाकुर साइनिंग ऑफ।